हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है कि जिनके पास भी साइकोलॉजी की डिग्री है वो माहिर नफ्सियात है। 800 मिलियन पीपल जो है दुनिया में ज़हनी बीमारियों का शिकार है। आप लोगों के जो मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं, आप लोगों के बिलीफ सिस्टम है, यही चीजें हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपर इलाज की तरफ नहीं जाते और इसी की वजह से हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो राइज है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक ही नहीं होता। हम ज्यादातर क्या करें तो पास्ट में रह रहे होते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, हम वो नहीं करेंगे। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा अपनी एनर्जी डिवोट करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चला गया चला गया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? राइट। मेरा नाम सईद आयशा है। मैं बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ और उसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में प्रिंसिपल लेक्चरर हूँ और उसके अलावा मैं आप इस फाउंडेशन के साथ मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा जी, पहले मैं आगे बढ़ूँ, इसके अलावा माहिर नफ्सियात को जब आप किसी कोई आपसे ये बात करता है कि आपके सामने जो शख्स खड़ा हुआ है वो माहिर नफ्सियात है, साइकोलॉजिस्ट है, आपके माइंड में पहली चीज़ क्या आती है? जो यूज होता है ज़्यादातर वर्ड वो कहते हैं पागल। हम पागल हैं, ठीक है, ओके, मैं जा रही हूँ। ठीक है, और माइंड रीडर्स, हम आप लोगों के जहन जो है वो पढ़ सकते हैं। आई एम रियली दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेटफुल। और अच्छा, इनके साथ कौन कौन इत्तेफाक करता है कि हम हमारे अंदर ये एक ऐसी ताकत है कि हम आप लोगों के जहन को पढ़ सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, आप लोगों को ये चीज़ फील होती है। और कोई इसके अलावा? काउंसलर हैं हम, ठीक है, और माहिर नफ्सियात। साइकोलॉजिस्ट का जब आप नाम सुनते हैं तो क्या जहन में आता है? एक तो उन्होंने बता दिया कि शायद हमें ही ज़रूरत है, बल्कि ज़्यादा। जी, और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, और मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उस पे वर्किंग करना और जो डिप्रेशन है उसको डिप्रेशन से निकालना एक सिस्टमैटिक वे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट। और इसके अलावा कोई जो जहन में, अच्छा, अगर आप लोगों को लगे कि अगर हमारे दिल में जो बात अगर हम मैडम को कह देंगे तो शायद बुरा लगेगा, रिकॉर्ड हो रहा है, मैडम एक खातून है, मैं ये चाहती हूँ आप लोगों से कि जब हम यहाँ पर हम जो गपशप कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके जो दिल में आता है आप यहाँ पे बात करके जाए। जब मैं चाहती हूँ आप इस कमरे से जब आप बाहर जाए मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद, हम एक दूसरे की बातें ज़रा सुन के हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कंसेप्शंस हैं, वो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है किसी भी चीज़ के बारे में, अगर वो थोड़ा बेहतर हो सकता है, मोल्ड हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसको एंजॉय करें कि आज हम बेशक इतना सा हम सीख के निकले, लेकिन सीख के निकले। जो आपके दिल में आता है, चाहे वो जितना ही बुरा क्यों ना हो, मैं आप लोगों को इज्जत दूंगी। जी, ये मेरा आपसे बात है। गलत नजरियात को ठीक करना। गलत नजरियात को ठीक करना, ठीक हो गया। किसी के बारे में बहुत ज्यादा ओपिनियन दे देना कि हाँ जी जो उनको लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, जो उनको लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। सो ये हम ये चीज़ें लिख लेते हैं थोड़ी सी, ताकि मैं भी ना भूलूं। तो पहले तो आपने कहा कि भाई हम खुद जो है ना वो थोड़ा सा हमारा अपना दिमाग जो है ना थोड़ा सा ठीक हो गया। और उसके बाद किसी ने कहा कि हम माइंड रीडर्स हैं, फिर किसी ने कहा कि हम जो हैं काउंसलर्स हैं, फिर किसी ने कहा कि हमारे अंदर एक एबिलिटी है टू मेक जजमेंट। वही आपने मैडम अभी आपने कहा कि हम जज कर रहे होते हैं कि अगला बंदा क्या है और क्या नहीं है, ऐसा ही है, ओके। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें उनको हम बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ, जो हम किसी और के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो हम आप उनको ट्रस्टिंग रिलेशनशिप है आपका, आप इनके साथ बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ओके। और हम गाइड करते हैं, ठीक है, काउंसलर्स में ही आ गया। और कोई बीमार होता है तो उसके लिए जो ना मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल जो पर्सनालिटी होती है वो डॉक्टर और अल्लाह ताला के बाद के वो उसको जो ना हेल्प करेगा, जो उसकी प्रॉब्लम उसकी बीमारी को दूर करेगा। बिल्कुल ठीक जो साइकोलॉजिकली सफर कर रहा है ना, तो उसको वो आप लोगों के पास आके उसको लगता है कि वो
किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, सुसाइड की तरफ है, ड्रग्स की तरफ है, एडिक्शन की तरफ है, तो शायद हम उनको उस पर मदद कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, मैं मतलब आप यही आप फिजिकल उसकी आप एक उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम फिजिकल और मेंटल उसकी कंपैटिबिलिटी को डिफाइन करें तो हम इस मेंटल को हम देख रहे होते हैं, हम जो आपकी न्यूरोलॉजी को बेसिकली हम आपकी साइकोलॉजी को आपके फिजिकल आपकी बीइंग से उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ऑर्डर में लेके आना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को ऑर्डर में लेकर आना। ठीक है, और रिहैबिलिटेटर्स होते हैं। ठीक है, और जो ऑटिज्म और पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। बाय द वे, ये जो आपने जितनी भी चीजें बताई है ना, एक आध के अलावा सारी गलत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। एक आध के अलावा, मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें से वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसमें वी कैन नॉट डू दिस। और ये रिकॉर्डेड है, ठीक हो गया। सो पहली बात तो हम वहां पे चलते हैं। पहली बात तो ये है कि आप में से किसी की फैमिली में डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स बाहर है? किस किस की फैमिली में? सर आपकी फैमिली में कौन है? कजन है, और वो कौन से डॉक्टर है? एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन चाइल्ड में कर रहे हैं। चाइल्ड में कर रहे हैं। मैम आपके बैठ के बेशक स्पेशलाइजेशन सॉरी चाइल्ड साइकेट्री में जी। इसके अलावा और कोई? जी दो है मेरे ख्याल में। जी, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइजेशन से। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जब हम साइकोलॉजी की डिग्री की बात करते हैं तो अगर हम किसी को कहते हैं ना कि जी आपके पास कौन सी डिग्री साइकोलॉजी की है, आपको लगता है ये माहिर नफ्सियात है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक हो गया। साइकोलॉजी की भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी होती है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी होती है, फोरेंसिक साइकोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है। फिर हमारे बाहर के ममालिक में इवन एडल्ट साइकोलॉजी भी लोगों की स्पेशलाइजेशंस होती है। लिटरली अगर आप कभी बाहर किसी का जाना हो और काउंसलर्स वगैरह के दफ्तर में जाना हो, साइकोलॉजिस्ट के माहिर नफ्सियात के दफ्तर में जाना हो, तो उनके पास मेन्यू कार्ड पड़ा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कौन सा टाइम सूट करता है। आपकी जो जॉब है अगर रात की, आपको सुबह का टाइम चूज करता है, तो सुबह के वक्त कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी जरूरियात के मुताबिक आप उनसे सेशन जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आपको शाम का टाइम सूट करता है तो वो उनकी टाइमिंग्स कौन कौन है, मर्द कौन बैठे हुए हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर कहां से, आप उनके साथ अपॉइंटमेंट। किसी की स्पेशलाइजेशन जो होती है वो डिप्रेशन में होती है, किसी की स्पेशलाइजेशन होती है बच्चों के ऑटिस्टिक या बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ होती है, किसी की स्पेशलाइजेशन होती है तो शिज़ोफ्रेनिया के साथ होती है। यानी कि उनके पास पूरा मेन्यू होता है। इसी तरह हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है कि जिनके पास भी साइकोलॉजी की डिग्री है वो माहिर नफ्सियात है, और उनका काम सिर्फ एक ही है कि वो किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ऑर्डर में तब्दील कर दें, और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। यानी कि उनके पास ये ताकत है कि वो हमारे माइंड को रीड कर सकते हैं और वो हमारी नफ्सियात को ठीक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट में आप कॉन्सेप्ट जो है बेटा, आप लोगों से गुजारिश है कि ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर होने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज नॉट इंटायरली द ट्रूथ। जैसे मैंने आपको कहा, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने आज तक डिसऑर्डर्स को उनको नहीं पता होगा। हमारी एक क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक किताब होती है जिसको हम डीएसएम के नाम से जानते हैं। उस डीएसएम की किताब के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स लिखे होते हैं, तकरीबन 400 से जायद, अब तो खैर नई किताब आ चुकी है, तकरीबन 500 के करीब नए जहनी बीमारियां उसके अंदर मौजूद होती है। तो जिसने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की भी है, जिसने फोरेंसिक साइकोलॉजी की है भी है, जिसने क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की भी है, जिसने और तरह की जो डिमेंशंस हैं वो पढ़े हुए हैं, उसको तो इस किताब के बारे में पता भी नहीं होगा।
और हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजी में कर अपनी दुकान खोली हुई है और वो आप लोगों से 5,000 6,000 पर सेशन 1 घंटे का लेकर वो पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है। आपका ये बुनियादी हक है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसकी बाहर नेम प्लेट लगी हुई होती है, डॉक्टर फ्ला स्पेशलाइजेशन हार्ट। आपको स्किन की प्रॉब्लम है, डर्मा की प्रॉब्लम है, आप हार्ट के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। आपको हार्ट का इश्यू है, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जब आपको जहनी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएंगे? आप एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएंगे? आप एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट के, उसकी तो स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए और बहुत सारे पैसे बना रहे हैं। मेरी स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है? क्लिनिकल की। हम क्या करते हैं, हमारी डिग्री प्रोग्राम है, हमारी ट्रेनिंग में हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं। जैसे आप लोगों के डॉक्टर्स की हाउस जॉब्स होते हैं, वो अपनी 4 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री करने के बाद 1 साल हाउस जॉब करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कर रहे होते हैं। ये एक तरह से उनकी इंटर्नशिप होती है। फिर उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर उसका वो पेपर देते हैं और फिर वो एक स्पेशलाइजेशन के वो माहिर कहलाते हैं, स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। इसी तरह हमारी भी यही बेसिक ट्रेनिंग है, एग्जैक्टली द सेम है, लेकिन नया लोगों को नहीं पता होता। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप लोगों का बुनियादी हक है कि कभी आप जिंदगी में, वैसे तो आप लोग जाएंगे नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ी गाली लगती है। हमने अगर किसी को बेइज्जत करना हो तो हम कहते हैं कि चलो तुम्हें ना किसी माहिर नफ्सियात की जरूरत है, तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो पहले तो आप हमारी तरफ आएंगे नहीं। लेकिन अगर आप गलती से, अगर आप लोगों को कभी ये सोच आ जाए कि नहीं जी हमें जाने की जरूरत है, हम अपने बहन भाइयों को लेके जाए, हम अपने माँ बाप को लेके जाए, हम खुद जाएं और मदद लें, तो इतना समझ लें कि पहला काम तो आपने ये करना है कि आपको अगले बंदे की स्पेशलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको लोगों का ये बुनियादी हक है कि आप उसको जानें कि उसकी स्पेशलाइजेशन क्या, वो उसमें उसकी तालीम या उसका एक्सपीरियंस, उसका स्किल उस चीज़ में मौजूद है कि भी नहीं जिसमें जिसकी मदद आप उससे लेने जा रहे हैं। आपको मदद है स्किन की, लेकिन आप मदद लेने जा रहे हैं एक गायनेकोलॉजिस्ट से। मैंने आज तक कभी नहीं ऑर्गेनाइजेशन की किताब मैंने नहीं पढ़ी। सो एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे बताए कि जी आए हम आपको हायर करते हैं और हम आपको इतने पैसे देंगे और आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को देखें कि ये जो एनवायरनमेंट है ये कैसे हम बेहतर कर सकते हैं ताकि साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड हो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो उनको डिप्रेशन ना हो। मेरी उसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी वो किताब भी नहीं देखी। इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कभी क्लिनिकल की किताब नहीं देखी। ठीक हो गया। तो पहला तो आप लोगों को मैं एक पहली चीज जो आप लोगों ने यहां से भी आप पहली चीज सीख के जाएंगे, सारे साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात नहीं होते। माहिर नफ्सियात कह सकते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन जिसको आप जैसा परसीव करते हैं वैसे नहीं होते। यहां तक क्लियर बात? ओके। दूसरी बात, आपने कहा कि हम माइंड रीडर्स हैं। हम बंगाली बाबा नहीं है, वो तो बंगाली बाबा करता है। आपके जहन में बच्चे जो चल रहा है ना, वो मुझे सब कुछ पता है। और अगर आप लोगों को कभी भी कोई साइकोलॉजिस्ट ये कह दे, ये क्लेम कर दे किसी भी दुनिया के कोने में कि मुझे पता है कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आप प्लीज वहां से उठ जाइएगा। कुछ ताकतें खुदा के पास है, उनको उधर ही रहने दें, वो इंसानों के पास नहीं आ सकती। अगर हमारे पास इतनी ताकतें आ जाए तो प्लीज काइंडली पुलिस वालों को कह दे कि जरा छुट्टी करें। ये इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे होते हैं कि बम किधर तुमने रखा था कि नहीं रखा था, वो फिर हमें हायर करें, हम बता देंगे बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है और किधर है, और हमें उससे पता चल जाए कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मुझे पता है कि ये जो बंदा जो है ना, ये जो है वो झूठ बोल रहा है, इससे बम उधर फिट किया हुआ है। फिर तो आप निकाल देना पुलिस वालों को। अगर हमारे पास इतनी ताकत आ गई है कि हम आपके दिमागों के अंदर तक पहुंच सकते हैं, तब उनको फारिग करें। हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। यहां तक और क्लियर हो गया? जहां तक इसकी बात है, यह भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन कैसे है? एक तरह से सही कहते हैं आप, क्योंकि आप लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तुम माहिर नफ्सियात हो के तुम्हें समझ नहीं आ रही,
माहिर नफ्सियात हो के तुम्हारा बच्चा जो है वो जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है, माहिर नफ्सियात हो के भी तुम लोगों के घर में इतने झगड़े होते हैं, तुम तो माहिर नफ्सियात हो, तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, तो तुम्हें तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर आइंदा से जो हार्ट स्पेशलिस्ट है आप लोग उसको भी ये कहेंगे कि तुम तो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, तुम्हें कैसे फिर दिल की बीमारी हो गई। और जो स्किन स्पेशलिस्ट है आप उसको भी कहेंगे यार तुम तो स्किन स्पेशलिस्ट हो, तुम्हें ये दाने क्यों निकलना शुरू हो गए। और अगर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तो आप उसको भी कहेंगे यार तुम तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, तुम्हारे बच्चे को बीमारी कैसे हो गई। ये ताने सिर्फ हमें क्यों मिलते हैं फिर? क्यों हम इंसान नहीं? सिर्फ आप लोगों से एक सवाल है, अगर एक स्किन स्पेशलिस्ट को भी उसकी स्किन खराब हो सकती है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को भी उसको हार्ट की बीमारी हो सकती है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बच्चे को भी उसका बच्चा बीमार हो सकता है, तो हम भी इंसान हैं, हम भी कभी कभार परेशान हो सकते हैं। हमने 4 किताबें पढ़ी हुई हैं, हमें ट्रीटमेंट्स पता है, हमें नफ्सियात के बारे में, चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होता है, बहुत चीज़ें होती है। आप लोगों के कितने उलमा ऐसे होंगे जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया होता है, लेकिन कभी कभार वो बहुत ही नामुनासिब बात या हरकत कर जाते हैं। इंसान है ना, फिर कहते हैं मौलाना आपसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यही चीज़ आप हमसे एक्सपेक्ट कर, और फिर आप हमें कह देते हो कि हम जो है खुद, हमें तो खुद बीमारी, हमें तो खुद इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों दूसरों को इजाज़त है लेकिन हमें इजाज़त नहीं है इंसान बनने की। हाँ, अक्सर औक़ात मुझे भी गुस्सा आता है, हाँ अक्सर औक़ात मैं भी बच्चों को डांटती हूँ, हाँ मेरे घर में भी झगड़े, मैं आप लोगों की तरह इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस हैं, और ये इमोशंस आप लोगों ने नहीं दिए, ये कुदरत के साथ में पैदा हुई हूँ। इस पे अगर किसी ने कुछ कहना हो तो आई एम हियर टू लिसन। मेरे ख्याल से ये गपशप के लिए एक अच्छा साथी होता है। कौन? जो आपकी फील्ड है साइकोलॉजी ट्रेनिंग का। तो मेरी छोटी बहन है, अच्छा ठीक है, तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा फील करता हूँ बात करके। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त है फिर तो। आई थिंक एक्सेलेंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, अगेन अभी वो वहाँ पर आऊँगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, मैंने आज आप लोगों को बताना है कि डिप्रेशन को आप कैसे रिकग्नाइज करते हैं। जो आप हर एक को कह रहे होते हैं कि ये तुम तो डिप्रेशन के मरीज हो, तुम्हें तो नफ्सियात की ज़रूरत है। आपको पता है कि डिप्रेशन को डायग्नोज करना कितना मुश्किल काम है, जिसको आप हर एक को तोहफे में दे रहे होते हो, गालियों में दे रहे हो, तुम्हें भी डिप्रेशन है, तू भी खराब, ये भी ऐसे, कितना मैं तो अभी भी सीख रही हूँ। 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड के अंदर। यहाँ पर मुझे बात ऐसी मुझे नामुनासिब सी लगती है किसी अपने बारे में कोई तारीफ करना, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगी कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं अभी भी मुझे मुश्किल होती है डिप्रेशन को डायग्नोज, कि भाई गलती से मेरे हाथ से किसी की तकदीर ना गलत हो जाए, किसी को नफ्सियात की बीमारी लिखना दूँ, इतना मुश्किल होता है डिप्रेशन को भी सिंपल डिप्रेशन को डायग्नोज करना। और जो आप हर एक को बता रहे होते हैं कि तुम्हें भी डिप्रेशन है, तू तो है ही डिप्रेशन का मरीज, कितना मुश्किल, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? अगेन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर चल रहे होते हैं। आपके खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे बचपन से लेके अब तक वो ऐसी नामुनासिब बात या ऐसी नामुनासिब उनके बिहेवियर्स हैं कि वो कब्र के करीब पहुंचोगे लेकिन वो चेंज नहीं होंगे। उनको 1000 लोगों ने समझाया, दम दुरूद करवाया, उनके हर तरह से लड़ाई झगड़े भी हुए, वो नहीं हिले। हमारे पास ऐसी कौन सी जादू की वो चीज़ आ गई कि हमने उनको ठीक कर दिया। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत मुश्किल होते हैं ऑर्डर में लेकर आना। हाँ, जो टाइमली कोई प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम डेफिनेटली हम देख सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं, और उन पे हम आपको एक प्रॉपर थेरेपी या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहा मेक जजमेंट, आपने यही बात की, ये खुदा का काम है, ये खुदा के पास ही रहना चाहिए। अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उनका मकसद जजमेंट देना नहीं था, कि हम जज कर रहे होते कि तुम ठीक हो, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं, उसका मकसद ये होगा जो उनके बात करने का, कि हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग जब एक एंट्री टेस्ट देते हैं यूनिवर्सिटी में, एक एंट्री टेस्ट, तो प्रिडिक्शन ये हो रही होती है ना कि बेस्ड ऑन दिस एंट्री टेस्ट हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ेगा, ये बच्चा लायक है। आप लोगों को जब मेडिकल के जो एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं, तो आप लोगों की मार्कशीट के बाद, आप लोगों के एंट्री टेस्ट के बाद ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि बच्चा अच्छा करेगा।
यूनिवर्सिटी यानी कि लायक बच्चा है, मेहनती बच्चा, और इसको जरूरत है, ये चाहता है, ऐसा ही है। सो हम प्रिडिक्शन ही दे सकते हैं, जजमेंट अल्लाह के काम है। प्लीज एक तो ये लैंग्वेज हमारी ठीक होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। कैसे? आप लोगों की नौकरी चली गई, किसी की जो है कोई फ्रेंड उनको छोड़ के चली गई, दिल टूट गया है, मैं उसको वापस कैसे लेकर आऊं? कैन आई डू दैट? कि एक्सक्यूज मी, हेलो, वो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, वापस आ जाए। ऐसा हम नहीं कर सकते। और ये जो सारे जो मुस्कुरा रहे हैं ना, ये बाद में शायद मुझसे मिलना चाहेंगे, काश आप कह देती कि आप ऐसा कर सकती हैं। एनीवेज, हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते, ठीक है? हम गाइड कर सकते हैं, हम उसकी नौयत को कम कर सकते हैं या ज़्यादा। देखिए, मैं अभी मेरी एक कॉलीग से मेरी बात हो रही थी, मेरे क्लिनिकल की प्रैक्टिस में एक वाकया पेश आया जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। और वो वाकया क्या था? एक शख्स मेरे दफ्तर में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरी पहली एक शादी थोड़ा सी परेशान कुन रही, फिर वो ख़त्म हो गई। फिर बड़े अरसे के बाद मेरी दूसरी शादी हुई, बड़ी ही अच्छी लड़की थी, खूबसूरत थी, सब कुछ बेहतरीन था। और ये हक है कि मतलब एक देखने में जो हमें बेहतर लगे वो लड़की आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आए। और वो पता चला कि वो भी उसको छोड़ के जा रही है, वो उसने भी उसको खुला करके वो उसको कह रही है कि मैंने अब यहाँ पे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। तो वो बंदा इतना परेशान मेरे सामने बैठा हुआ, और वो कहे कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यकीन मानिए, मैंने उसको क्या कहा होगा? मैंने कहा अगर आप परेशान नहीं होंगे, अगर आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो मुझे सुख परेशानी होगी। आपको बात मेरी समझ आ रही? आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वाकया आपकी लाइफ में आ चुका है, रिलेशनशिप आपके पास, मैं आपको 6,000 आपको पैसे ला के दे दूं, हो सकता है आप कहें कि मैडम आप एक दफा हमें 6 करोड़ रुपया दे तो दे, उसके बाद हम आपको डिप्रेस नहीं नजर आएंगे। ये आप लोगों की सोच है, और ये भी आप लोगों के यंग माइंड इस बात को समझ नहीं सकते। लेकिन जब आप 6 करोड़ के लेकिन आप घर जा रहे हो और आप अकेले तन्हा है, आपको मजा नहीं आता। कितना एंजॉय कर लेंगे? एक गाड़ी आ गई, आप लोगों के पास फोन की बड़ी ख्वाहिश है, फोन आ जाए, फोन है आप लोगों के पास, आ गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई बात ही करने वाला नहीं है तो क्या करना आपने उस आईफोन 15 का? आपको एक शख्स चाहिए होता है। मैंने कहा आपकी जिंदगी का इतना बड़ा, आपका कारोबार बेहतरीन जा रहा है, देखने में आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो देखने में भी गुड लुकिंग आदमी था, सब कुछ बेहतरीन था, उसको उसकी औरत छोड़ के जा रही थी, वो डिप्रेशन में था। मैंने कहा अगर आप डिप्रेशन में ना होते तब मुझे परेशानी होती। क्या आपकी जिंदगी में इतना बड़ा वाकया आ रहा है, परेशान क्यों नहीं हो रहे? आपको होना चाहिए, ये नॉर्मल बिहेवियर है। हाँ, अब हम बात करेंगे कि एबनॉर्मेलिटी कहां से डेवलप होती है। वो उसकी एक लाइन होती है जो हम आगे भी अभी अपने लेक्चर में बात करेंगे। ये एक नॉर्मेलिटी की होती है, बस इससे क्रॉस नहीं करना। जब आप इससे क्रॉस करेंगे ना, तब मैं परेशान होंगी। आपके घर में किसी की फौतगी होती है, इंसान 2 मिनट के लिए, 2-4 हफ्ते के लिए अलग थलग हो जाता है, ये डिप्रेशन का मरीज है। ये गलत बात है। उसकी जिंदगी में इतना बड़ा वाकया है, उसकी जिंदगी में उसका चाहने वाला, उसके माँ बाप, किसी खुदा ना खास्ता किसी की फौतगी हो गई है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? नॉर्मल बैठे, अगले दिन काम पे जाए। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप लोग बातें नहीं करते, यार ये इसके घर में कल ही फौतगी हुई है, बैठा हुआ इधर, पता नहीं क्या चक्कर है, नहीं कहते, जीने भी नहीं देते आप लोग। सो कुछ चीजें नॉर्मल होती है। अच्छा जी, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हम डेफिनेटली होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो ये सारी कुछ चीज़ें, आई होप कि मैंने आप लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है थोड़ी बहुत, हर चीज़ तो अभी एक लेक्चर में मैं कंप्लीट तो शायद ना कर सकूं, मेरी हिम्मत में ना हो, लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी आप लोगों की जो मिसकंसेप्शंस हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं दूर करने की पूरी मेरी होगी। अच्छा जी, इसके अलावा मैं अपने लेक्चर की तरफ आगे अगर बढ़ूँ, आप में से कितने लोग जो माहिर नफ्सियात के पास खुद या अपनी फैमिली को लेके जा चुके हैं? आप लेके जाए, आप 3 लोग और बस। तो तकरीबन हमारे पास इस वक्त ऑडियंस 25 की तो जरूर होगी, और इस 25 में से सिर्फ 3 लोग, और आपके हर घर के अंदर, इवन आपके अंदर भी शायद आपको माहिर नफ्सियात की जरूरत हो सबको। लेकिन हम जाएंगे नहीं, पता नहीं क्यों। जुकाम होगा फौरन डॉक्टर के पास जा रहे हैं,
क्यों 3 लोग ही सिर्फ? और मुझे ये मत बताइएगा कि आपके घरों में बुखार नहीं होता। आपको खुद भी होता है और आपके घर वालों को भी होता है। आप जाते क्यों नहीं है? मेरा आप लोगों से सवाल है। हाँ जी, क्या डर है? कौन से तानों का डर है? क्या लोग बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, सिर्फ मुझे भी पता चले। क्या जहन में आता है? मोस्टली हम ये सोचते हैं कि अल्लाह की रज़ा है, इस वजह से हम खामोश हो जाते हैं। अच्छा, और घर में वेरी गुड, अल्लाह की रजा है तो फिर तो ठीक है। जी जी बिल्कुल, अल्लाह की रजा उस वक्त होनी चाहिए। ये वैसे बात किसने कही थी? आपने। आई एम रियली हैप्पी कि आपने बड़े स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप खुल के बात कर रहे हो। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। सिर्फ और सिर्फ मेरी एक गुजारिश ये है, जो चीज ठीक हो सकती है तो उसकी मदद क्यों नहीं करते भाई? अगर आपको स्किन स्पेशलिस्ट है और आपके सामने दवाई पड़ी हुई है कि दवाई लगाओ आपके दाने ठीक हो जाएंगे, एक एग्जांपल है, नहीं जी अल्लाह की रजा है तो अल्लाह ही ठीक। अल्लाह भी कहते होंगे, बीमारी के लिहाज से, टेंशन के लिहाज से कहती थी, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला सारी बीमारियां चाहे जहनी हो चाहे फिजिकल हो, वो सब अल्लाह ताला की तरफ से। जिंदगी में इवन आप यहाँ पे बैठे हुए जो सांसें ले रहे हो, ये भी आपको अल्लाह ताला की तरफ से। तो ऐसे अगर किसी चीज़ का फिर अल्लाह ताला ने हमें दिमाग भी दिया है, इलाज भी दिया, तो हम क्यों नहीं जाते? व्हाई डोंट वी गो? तो मेरा ये सवाल है कि आप में से इतने सारे लोग हैं, ये 3 लोग ही क्यों? जी, वो ये भी समझते हैं ना कि अगर लेके जाएंगे तो शायद ये पागलों के डॉक्टर है तो हम पागल, बिल्कुल ठीक है, यही समझेंगे कि ठीक। बैठ जाएगा पागल हो गए। ठीक है। हाँ जी, और मैम एक कल्चर नहीं होता, यानी जिस तरह डॉक्टर का तो वैसे रिवाज भी नहीं होता कि अब कोई इस तरह का मसला है तो उसे हमारी नफ्सियात के पास लेके जाना है। हमारे बड़ों में से भी कोई नहीं गया। क्यों नहीं गए? तो एक मैम ये ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है ना, उनकी बात कहने का मतलब ये कि ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है। हम कहते हैं कि नॉर्मल डॉक्टर्स हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सोसाइटी है वो साइकाइट्रिस्ट को डॉक्टर्स ही नहीं कहते, वो कहते हैं बस माइंड नफ्सियात है या खुद है, लेकिन वो लोग प्रॉपर डॉक्टर नहीं लगाते जो लगाना चाहिए। मैम असल में ना हमें पता ही नहीं है कि हमारा क्या इशू हो तब हम उनके पास। क्या आप लोगों को जब पेट में दर्द हो रही तो उसको आपको पता होता है कि आपके क्या? वो तो जाहिर सी बात है, बचपन से पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर के पास ले जाते थे, बस यही परसेप्शन बनी हुई है कि डॉक्टर के पास जाना है। अगर वो ना लेके जाते तो हम भी कभी ना जाते। खुद भी हंसी आ रही है ना सुन के कि हम ये कितनी स्टूपिड किस्म की बातें खुद अपने कल्चर में खुद ही पका के और उसको एक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जिसका हकीकत से कुछ लेना देना ना। हंसी आ रही है ना, खुद भी बोलते हुए भी हंसे हो रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं हम? ऐसा ही है ना, स्टिग्मा बहुत सारा है। लोग क्या कहेंगे? हम पागल हो गए। लोग क्या कहेंगे? कि हमारा दिमाग खराब है। लोग क्या कहेंगे? हम वीक है। सही कहेंगे वैसे। मैम एक्चुअली ना ये पहली दफा हम ये बातें सुन रहे हैं, अब आपसे सुन रहे हैं ना, आगे फिर इसको मजीद रीड करेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब मैंने आपसे ये कहा ना कि जो सही कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों की परसेप्शन वाकई इतनी गलत है, इतनी गलत है कि मैं उसको कहूँगी कि ये तो एक नॉर्मल जो एक इंसान के अंदर एक रैशनल थिंकिंग वाला इंसान ये बात नहीं करेगा। फिर क्यों नहीं आप परेशान हो सकते? और कभी कभी परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप लोग बात करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक अ हेल्प। सो क्यों इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। सो अच्छा खैर, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इसी चीज़ के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है बहुत दफ़ा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यकीन माने पूरी दुनिया में ये स्टिग्मा कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी को बताएंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम परेशान हैं, लोग बात ही नहीं करना चाहते। अगर मैं किसी रिलेशनशिप में परेशान हूँ तो मैं बताऊंगी कि हाँ भाई मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे तकलीफ दे रही है, ये मेरा डिसेबल हो रही हूँ, मैं मुझसे काम नहीं किया जा रहा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे घर के छोटे मोटे चाय खाना नहीं पकाया जा रहा मुझसे। आप लोगों के लिहाज से, आप लोगों से अपने रोजमर्रा की मुलाकातें जो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मैं जहनी तौर पे इस रिश्ते की वजह से, इस लड़ाई झगड़ों की वजह से मैं इतना परेशान हो रहा हूं। मेरे पास एक खातून आती है, मैं फिर एक अपना वाकया आपके साथ शेयर करती हूँ। वो प्रेग्नेंट है और वो इतनी परेशान है, कहती है कि मैं सुबह उठती हूँ, खैर जो भी है उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही उसके घर के अंदर, अपने ससुराल में उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रही कि ससुराल वाले बुरे हैं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ खावन बड़ा जालिम है, ये नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही। एक इंसान की तबीयत डिफरेंट होती है, मेरी आप लोगों से तबीयत डिफरेंट है, आपकी एक दूसरे से एक तबीयत डिफरेंट है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप में से कौन अच्छा है कौन बुरा है, भाई आप दोनों, आप सारे एक दूसरे से अलग हैं।
अल्लाह ताला ने आप लोगों को बनाई है। वो कहती है मुझसे एडजस्टमेंट नहीं हो रही, मैं बहुत सख्त परेशान हूँ, मेरी सास मुझसे ये बात कर रही होती है, उनकी डिमांड ये होती है, मेरे घर का माहौल ये था। तो उस बच्ची का कसूर नहीं है, ना ही उन लोगों का कसूर है जो उनका कल्चर ऐसा है। उनके कल्चर में ऐसे ही होता है कि बेटियां घर के आके सारे काम करें, तो वो जिस कल्चर से आ रही है, वो जिस घराने से आ रही है, वहां पे बेटियों को शहजादियों की तरह रखा जाता है कि थोड़ा सा काम नहीं करवाया जाता, एक तरह से मैं और उसको थोड़ा सा लाडलेपन में रखा जाता है। वो आके कह रही है कि भाई मैं तो बड़ी सख्त परेशान हो रही हूँ, और अगर जब मुझसे नहीं होता तो फिर मुझे आगे से सुनने को भी पड़ती है। और वो तो आप अपनी माँ बाप की ना सुनो तो गैर की क्यों सुनो? सीधी सी बात है, आप खुद सोचो, ये बड़ा दिल को लगता है। आप आपके माँ बाप आपको कुछ कह देना तो आप उनके सामने खड़े हो जाते हो, क्या कर तो रहा हूँ, ऐसी बात कर धड़ोल दरवाजा बंद कर निकल जाते हो। सोचो कोई गैर आदमी आपके साथ या गैर औरत या कोई गैर शख्स आके आपसे ये बात करे, कितना बुरा लगेगा आपको कि यार इसकी मजाल है कौन, ये मेरे तो माँ बाप मुझसे ऐसी बात करें तो हम उनको मिल जाते हैं, आप ये से बात क्यों करें। एनीवेज, तो वो मुझसे आके कहती है कि मैं बड़ी सख्त परेशान हूँ, मुझे डिप्रेशन में हूँ, मैं प्रेगनेंसी में हूँ, 8वां महीना चल रहा है, और अगर मेरी यही ज़हनी कैफियत रही तो मैं बहुत सख्त बीमार हो जाऊंगी, जो मेरे लिए भी और मेरे बच्चे के लिए दोनों के लिए खराब है। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ? उसके घर जाऊं, उसकी सास को समझाऊं, क्या करूं? अब वो मेरे पास आई तो मैंने हेल्प तो की, और मैंने उसकी जो भी हेल्प की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतना बेहतर अपनी जिंदगी में काम कर रही है। वो अपने बच्चे को, उसका बच्चा तो खराब तो स्कूल गोइंग बल्कि 5वीं क्लास में, मैं बात कर रही हूँ, इतनी जबरदस्त कहती है अगर वो मैं आपके पास ना आती, वो आप मुझे बात ना बताती तो मैं तो आज तक मैं परेशान ही रहनी थी। आप समझ आई? क्या बात बताई थी आप? और उसके लिए आपको मैं अपना अपॉइंटमेंट देके जाऊंगी। कुछ तो फिर हमारे पास स्किल है ना। एनीवेज, अच्छा जी, हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा टॉपिक के ऊपर आते हैं जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली इस पूरी डिस्कशन का, इस वर्कशॉप का है कि आप लोगों की जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है, आपकी जो कैपिटल है, जो आप लोगों की रिसोर्सेज है, उसको बेहतर किया जाए। और वो कैसे किया जाएगा? ऑब्वियसली ताकि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अबाउट द बेसिक लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी। उसके अलावा मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोगों के पास जो आपकी स्किल्स हैं, ऑलरेडी जो आपकी एस्टैब्लिश स्किल्स हैं, उसको मैं कैसे बेहतर बना सकती हूं, कि आप लोग कैसे अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के स्ट्रेसेस को, अपनी जो रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे होते हैं, क्या आप काम कर रहे होते हैं, उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। अक्सर औकात मैं अगर किसी से बात करूं कि जी जब आप परेशान होते हैं तो आपको वॉक करना चाहिए, मैडम मैं वॉक पे भी जाता हूं। अच्छा आपको आपकी नींद पूरी, जी मैं सुबह मैं घर जाता हूं 10 बजे सोचो, सुबह 6 बजे उठता हूं, मैं फजर की नमाज ही पढ़ रहा हूं, तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है आप वही वाली बात हुई, अगर ख़वातीन अगर हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो वही वाली बात होती है। अक्सर औकात आपकी एक दोस्त, आप सहेली आपसे बात करती है कि यार मैं ये वाला शैम्पू लगाती हूँ मेरे बाल, अब वही शैम्पू आप लगा रहे हो तो वो आपको सूट नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं, डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए चीजें होती हैं। हो सकता है जो मैं आपको बात बताऊं वो आपको सूट करे, जो आपको बात बताऊं वही बात वो आपको सूट ना करे। आप कहें मैडम ये मैं नहीं कर सकता, मेरी रूटीन, मेरे घर का माहौल ऐसा है कि मैं इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आपके लिए भी कोई और ट्रीटमेंट। लेकिन बताने का मकसद है इस पूरी वर्कशॉप का क्या होगा कि जब आप आधे पौने घंटे के बाद यहां से निकले तो आप लोगों के पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये हम कर रहे हैं, हमें कुछ और डिफरेंट करना चाहिए क्योंकि ये हमें हेल्प आउट नहीं कर रहा, और हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। खैर, आप लोगों से शेयर करूंगी आपका जो WHO का जो प्रोग्राम है 2030 का, उनका कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ को वो देख रहे हैं वो है स्ट्रेंथन इन्फॉर्मेशन। सो जो आप लोगों के इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो इतना वीक है, जिसकी वजह से अगर आप लोग में से कोई भी माहिर नफ्सियात के पास जाना भी चाहता है, क्योंकि उसके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज नहीं है, वो इसकी वजह से नहीं जा पा रहा। और यही वजह है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, आ ही नहीं रहा, मतलब स्टेबल ही नहीं हो रहा पूरी दुनिया में। अगर हम ये देखें तो डेटा हमें ये शो करता है तकरीबन 700 से ज्यादा, तकरीबन 800 मिलियन पीपल जो है दुनिया में जहनी बीमारियों का शिकार है। एक होता है सिम्टम्स, डिप्रेशन के सिम्टम्स आप सबको आते हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स हम सबको आते हैं। मैं एक PhD स्कॉलर हूं, कल मेरा पेपर था, परसों रात मैं तो बहुत परेशान हुई थी। सिम्टम्स हम सबको आते हैं, और हम क्योंकि इंसान हैं तो हमें सिम्टम्स आने चाहिए, नहीं आएंगे तो परेशान होने की बात है कि यार हमें इतनी जिंदगी में इतना बड़ा मसला चल रहा है, हम परेशान क्यों नहीं हो रहे। ये नॉर्मल हरकत है। सो ये नॉर्मल बातें हैं। लेकिन
जो हमारा डेटा हमें ये शो करता है, more than 800 million people they are suffering from psychological problems. कोविड-19 जो पोस्ट कोविड एरा जो हमारा जा रहा है, कोविड के अभी असरात खत्म नहीं हुए, कोविड के असरात अभी तक खत्म नहीं हुए। सुन लीजिए, आपकी आगा खान की यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जो डेटा अगर एक चल रहा था, 30% सर्ज आया था डिप्रेशन और एंजाइटी में ड्यूरिंग द कोविड टाइम। आप लोगों को पता चला होगा, बड़े बड़े हमारे आर्टिस्ट, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर डॉक्टर्स, उनके बच्चे, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करके, कुछ ने सुसाइड अटेम्प्ट की और कुछ लोगों ने सुसाइड कमिट की। और ये आप लोगों को बात डेफिनेटली खबरों में, न्यूज़ चैनल से या आपके सोशल मीडिया के रिसोर्सेज से आप लोगों को पता चल रही होगी। 30% सर्ज पाकिस्तान में देखी गई इन स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। और ये आपकी आगा खान की जो यूनिवर्सिटी है, ये उसने उसकी ये फाइंडिंग्स है, जो फाइंडिंग्स पब्लिश हुई थी 2021 में। सो अभी भी हम उसी ही इम्पैक्ट को देख रहे हैं। उसकी वनरेबिलिटी का ये हद तक था कि जो सबसे ज्यादा जो डेथ्स कोविड में हुई थी, वो कोविड की वजह से कम, इस बात की वजह से ज्यादा हुई थी कि एक तो आप साइकोलॉजिकली यू आर नॉट स्ट्रांग, ऊपर से कोविड की बीमारी आई, आप गए। सो मोर्टेलिटी जो रेट थी, आप लोगों की जो डेथ रेट थी, वो 40 to 60% उन लोगों में ज्यादा थी जिनके अंदर जो साइकोलॉजिकल वेलबींग, जिनकी स्ट्रेंथ जो थी वो कमजोर थी। So 50 to 60% greater chance of dying prematurely. बहुत सारी दुनिया में आप लोगों के बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे जिनको कोविड हुआ, वो ठीक हो गए। आपका ये साइकोलॉजिकल, आपका जो मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हम जब ये कह रहे हैं साइकोलॉजी की दुनिया में कि इतना हमारे पास रिसोर्सेज है, पढ़ाई हम कर रहे हैं, कुरान, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग हो चुका है, एक क्लिक करें तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आती है। इवन आप लोग टू दी एक्सटेंट किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहले अपने सिम्टम्स को गूगल करके जाते हैं, अपनी बीमारी को पढ़ के जाते हैं और ये देख के जाते हैं कि आया जिस डॉक्टर के पास अभी हम 3000 लगाने लगे, वो इस काबिल भी है कि नहीं, कि जिसको हम 3000 रुपया देंगे और अपना वक्त देंगे कि उसको सही पता है कि नहीं। सो आप लोग तो अक्सर औकात खुद प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं। अब आप मुझे बताएं, इतनी इंफॉर्मेशन की दुनिया में भी, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, इतना कनेक्शन होने के बावजूद भी, इतनी आपकी मेडिकल एडवांसमेंट्स होने के बावजूद भी, इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी, आप लोगों की जो निज़ाम ज़िंदगी है इतना कंफर्टेबल। हमारे वक्तों में, बेटा आप लोग तो अभी यंग हैं, यहाँ पे जो यंग लोग हैं, हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, गूगल चैट जी, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन इतनी ज़हनी परेशानियां भी नहीं थी। इतना कुछ होने के बावजूद बेहतरीन से बेहतरीन लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, आप लोगों का जो मेंटल हेल्थ का जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है। क्यों? ख्वाहिशात बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, जिनको आप ये नाम देंगे। और मैं तो समझ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है बेसिकली। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एक्सेलेंट। घबरा गए कि किधर जाए, क्या करें। पहले तो हमारे पास ना जिंदगी में दो ही चॉइस, इंजीनियरिंग बनना, डॉक्टर बनना। अब ये भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा पैसे। अब हमें ये सुनने को आता है कि जी डॉक्टर वाला जो है ना 50,000 कमा रहा है, जिसने सिर्फ BA किया हुआ है वो जो है ना 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। एनीवेज, तो ठीक है, ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रही होती है हमारी लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो है एक इंक्रीज़ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली एक तो इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस, जो मैंने आप लोगों को अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को एक टुकड़ा दिया। आप लोगों को नहीं पता था कि साइकोलॉजी की भी स्पेशल इनकी ब्रांचेस होती हैं, इनकी भी सब डिविजन्स हैं। आप लोगों को इस बात का नहीं पता था, अब आप लोगों को पता है कि हाँ, साइकोलॉजिस्ट की भी सब फील्ड्स होती हैं। जैसे डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशंस होती है, इस तरह साइकोलॉजिस्ट की भी स्पेशलाइजेशंस होती है। और हम जब जाते हैं तो ये हमारा बुनियादी हक होना चाहिए कि हमें पता हो। अच्छा जी, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, वो आप लोगों ने इसको कैसे देखना है वो आप लोगों की मर्जी। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को खुल के ये बताते हैं कि भाई दे सफर्ड। और मैं बता देती हूँ, कैमरा चल रहा है, मैं आप लोगों के सामने हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन मैंने सफ़र किया है, इट्स ओके। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है कि राइट आफ्टर प्रेगनेंसी, आपको जब जिसको हम बेबी ब्लूज के नाम से भी जानते हैं, आई सफर्ड इट। तो क्या हो गया? अच्छा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे डिप्रेशन था और मुझे डायग्नोजेबल डिप्रेशन था और मैंने हेल्प भी ली। मैं गई साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट के पास जब मैं जाके ठीक हो गई, क्या हुआ? आप जज करना चाहते हैं मुझे? कर ले, हम ओके।
क्या हो जाएगा? क्या बात, आप क्या सोचेंगे? अच्छा मैडम को डिप्रेशन हुआ था, हे मैडम अपने माहिर नफ्सियात के पास जाती थी। क्या सोचेंगे आप लोग? क्या सोचना चाहते हैं? चले मान लिया कि आप लोग नहीं सोच रहे, आप लोग नहीं सोच रहे, बाकी नहीं सोच रहे, सोच रहे, वेरी गुड। फिर चलो आपने सोच लिया, आपने ये सोच लिया, फिर कुछ नहीं, वेरी गुड। द गुड न्यूज इज कि मैंने हेल्प ली। अगर मैंने इस पे फोकस किया होता, किसी पे भी जो ऐसा सोचता है, तो शायद मैं आपके सामने खड़ी भी ना होती। शायद अगर मैंने उस वक्त हेल्प ना ली होती तो मेरे बच्चे सफ़र कर रहे होते, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे होते, जनरेशन सफ़र करती। मैंने हेल्प ली, मैंने इनको नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, मैंने मदद ली और अब मैं PhD स्कॉलर भी हूँ। अच्छा अगर कोई सोच भी देता, कह भी देता, फिर हम लोग तो कुछ नहीं सोचते, लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं वो तो बहुत कुछ सोच लेते हैं। तो हाँ सोचने दो, फिर हम यही सोच के रहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। और वो खुश होते हैं कि वो उनके बारे में सोच रही हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। बस इसी चक्कर में हम डिप्रेशन लोग से ज्यादा तो परेशानी में ये बन जाती है कि लोग क्या सोचेंगे। फॉर्मुलेशन है। ऐसे भी फोकस खुद भी बोल के हंसी आ रही है ना, खुद भी हंसी आ रही है ना कि क्या बकवास है, कि वो क्या सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, तो हमने भी वो सोचना है, तो फिर मैं क्या सोचूंगी तो वो क्या सोचेंगे, तो फिर प्रॉब्लम तो उधर ही है। तो हम सोच से सोच पे तो सोच, हमारे नबी पाक ने नहीं सोचा था, उन्होंने वो किया जो उनको सही लगा। लोगों ने उनको दीवाना, उनको जादूगर, पता नहीं क्या क्या नाउजुबिल्ला कहा, उन्हें नहीं सोचा। ठीक है, एनीवेज, तो हम लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज ग्लोबली, अगर हम, मैंने जैसे आपको बताया कि more than 800 million people they are suffering from psychological problems, जिसमें से हम ये कह सकते हैं 1 में से 10 और 10 में से 1, 5 में से 1 जो बच्चा है, they are suffering from some kind of mental conditions, जिसको हम पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। तारे ज़मीन पर एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो आमिर खान की मूवी से आया था, जिसमें इस चीज़ की अवेयरनेस दी गई थी। डिस्लेक्सिया एक जहनी बीमारी है और ये 100% क्योरेबल है अगर इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखा जाए। बच्चे को स्टिग्मा, नालायक, बदतमीज, बेकार कहकर नहीं ठीक होने लगा, बल्कि आप उसको प्रॉपर एक तरह से उसको टेंशन और उसके मुताबिक आप उसको अगर ट्रीट करेंगे तो ये ठीक है। वो एक नफ्सियाती, जिसको डिस्लेक्सिया के नाम से हमारी किताब के अंदर है, इट्स बेसिकली अ लर्निंग डिसेबिलिटी, 100% क्योरेबल है, 100% का क्योरेबल है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर उसको क्योर ना किया जाता, वो बच्चा सुसाइड पर आया हुआ था और वो ट्रू डिपिक्शन थी। वो जो प्रोजेक्ट था तारे ज़मीन पर, वो ट्रू प्रोजेक्ट था अबाउट द सिग्निफिकेंट इशू। इसके अलावा जितना हम देख रहे हैं कि राइस है, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है लेस देन 2% हमारी गवर्नमेंट जो है हेल्थ बजट में से मेंटल हेल्थ पे लगाती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से एक देयर इज अ राइस इन द जो है हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ है। अच्छा जी, अगर हम दुनिया में देखें तो मैंने जैसे कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज्ड है। अगर हम अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में जो आपकी मेंटल हेल्थ की जो फैसिलिटी है कुछ इस तरह से है कि वो सारे चेनों में बंधे हुए एक दूसरे के सामने वॉशरूम जा रहे हैं, हाइजीन का सिस्टम देख लें। ऐसे हालात में किसी ने क्या साइकोलॉजिकली ठीक होना। अगर आप इंडोनेशिया में देख लें तो इंडोनेशिया की जो पिक्चर थी ये रिलीज हुई थी 2019 में, ये एक जर्नलिस्ट ने रिलीज की थी। उसने जाके इसको इंटरव्यू किया था, ये ड्रग एडिक्ट था और उसने कहा, वो 24 साल का ड्रग एडिक्ट था और उसने कहा कि मुझको मेंटल हेल्थ की कंडीशन है और वो किसी फैमिली का एक प्राइवेट कोई एक जगह नहीं होती, वो उस फैसिलिटी में रह रहा था। उसके खानदान वाले उसको वहां पे छोड़ के चले गए थे, ड्रग एडिक्शन में है तो उसकी ट्रीटमेंट किया जाए। उसको चेनों में बांध के उसको इस हालत में रखा हुआ था और उसको ये कहा कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मुझे पता है कि जैसे मुझे ट्रीट किया जा रहा है ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। उसको इस बात का भी पता था, तो आप उसको इंसेन या उसको पागल और उसको जंजीरों में डाल के आपने रखा। ये इंडोनेशिया के हालात। फिर आप सीरिया में देख लें तो सीरिया के हालात थोड़े से आपको पता है। वहाँ पर तो सिर्फ एक बॉर्डर के ऊपर एक जगह सी बनी हुई है जहाँ पर जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ जो लोग हैं वहाँ पर उनको इकट्ठा करके छोड़ देते हैं।
अच्छा जी, फिर ये जो रिलीज़ हुई थी पिक्चर 2017 में थी, इंडिया में आप देख लें तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा बेहतरीन हालात नहीं होंगे। खैर उनकी स्टेट बहुत बड़ी है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनकी बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी उनकी जो जगह है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है फैसिलिटीज़ के लिहाज से। उसके बाद अफगानिस्तान, अगेन द सेम प्रॉब्लम, चेनों में हम डाल देते हैं, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह है। ज़्यादातर पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, देखें हम वो सारा स्लॉट बैठा हुआ है जो पढ़े लिखे जो अपने बच्चों को किसी श्राइन्स वगैरह पे दरबार पे नहीं छोड़ कर आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की अगर हम आबादी देखें तो वो क्या करते हैं, गाँव में वो जाके किसी दरबार में किसी पीर बाबा या उसके पास, जो आप लोग भी जानते हैं जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है द मेंटली इल पर्सन इज टाइड अप इन चेन्स एज हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह मज़ार ए ठट्टा, और ये भी एक पिक्चर थी, उसमें एक मेंटली एक बच्चे को जंजीरों में डाल के एक मज़ार पे उसको बांधा हुआ है। ये ट्रीटमेंट है क्या? ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये अगेन ये आपकी एक मैगजीन में ये पिक्चर आई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। द मदर होल्ड्स द डोर लॉक वाइल हर सन हु इज इन अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स, और वो अपनी माँ को सिर्फ ये कह रहा होता है कि माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं कर पाया। अच्छा जी, again, so over the 50% of the people living in psychological problems do not receive the proper treatment, the proper resources, क्योंकि हमारे पास information नहीं है। हमें ऐसा लगता है जो आप लोगों ने जैसे कहा कि ये लोग पागल है, और पागल होने के बाद हम उसको कहते हैं ये डेंजरस है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टिग्मा हमें मिल रहा होता है, और वो ये होता है कि खुदा की तरफ से पनिशमेंट है इसको, ये अल्लाह की तरफ से। वो जो आपने अल्लाह की बात की थी वो तो ठीक है, लेकिन हम अक्सर का दिल में कह रहे तो जो हो रहा है ना ये ज़रूर अल्लाह की थी, इसको ना कोई सज़ा मिली हुई है, अच्छा इसी दुनिया में इसको मिल जाए। आप लोगों की ये इंटरप्रिटेशन होती है। प्लीज़ खुदाया प्लीज़, अगर ये पनिशमेंट्स होती तो फिर जितनी सख्तियाँ हमारे नबी पाक और हमारे, क्या ये मुझे कहने की भी ज़रूरत है, उन पे जितनी सख्तियाँ आई थी, क्या वो खुदा की नाराज़गी थी? प्लीज़ ये बातें मत करें, हम इससे ऊपर आ चुके, हम इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे तो फिर हमारे नबी अकराम और हमारे जितने भी जो हमारे गुजरे हैं उन पे तो ये आनी नहीं चाहिए थी। और हमें ऐसा लगता है खुदा की तरफ से पनिशमेंट है, जो प्रॉब्लम्स आई, जो जहनी परेशानियाँ हैं, ये लोग ये जो है ये डेंजरस होते हैं, ये वायलेंट होते हैं। क्या ओह इसके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है? सब ये तो आप लोगों ने बताया नहीं, ये तो आप लोगों ने मुझसे बात ही नहीं की। नजर लग गई है, जादू किया हुआ है, जादू हो गया। वैसे आप लोग किसी को जानते हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इधर खड़े होकर ना आप लोगों के एक लेक्चर, मुझे ऐसा मेरा दिल करता है कि जब मेरा लेक्चर हो तो मैं इंटरैक्टिव हो। जानते हैं किसी को जो जादू करता हो? जानते हैं? हाँ जी, आप जानते हैं किसी को जो सही जादू करता हो प्रॉपर, और महबूब 2 दिन में कदमों में? नहीं, उसको प्रॉपर जादू आता है। देखो इल्म है, मैं जादू पे बिलीव जरूर करती हूँ। मैं सिर्फ जिस बात पे मैं कहना चाहती हूँ मैं डायरेक्ट बात करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो जादू का जो इल्म, जो एक्चुअल इल्म है वो लोगों को नहीं पता। ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई और ओपिनियन होगा मैं रिस्पेक्ट करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जादू एग्जिस्ट नहीं करता। किसी को मेरा जादू पे यकीन जरूर है, क्योंकि हमारी किताब में है कि जादू है, जिन्नात है, ये सारी चीजें। मैं इस पे मेरा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अब प्रैक्टिस किसी को नहीं करने। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं इस पे गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा। और जिन जिन लोगों ने मुझे कहा कि उस पे फलां पे जादू हुआ हुआ, ये मैंने कहा जरा वो आप पे जादू क्यों करेगा? क्यों? तो मेरा ये सवाल है, आप जिस शख्स को जानते हैं जो जादू कर सकता है, क्या आपका अपना कोई पर्सनल वाकया आप शेयर कर सकते हैं? अगर आपको सही लगे, आप चाहेंगे तो हम कैमरा से बंद करवा सकते हैं। वो इशू पर्सनल नहीं है वाकया, लेकिन ये है कि हमें भी तजस्सुस था थोड़ा सा उसके बारे में जानने का, ठीक है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा सर्च किया था जी। वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनता, वो जो है घोड़ा वगैरह इस तरह की सवारी यूज करता है, और उसके जितने भी वाकयात हैं वो वाकई ही ओरिजिनल हैं। ये कहाँ पे? ये मैम है साहिवाल और फैसलाबाद के दरमियान। ठीक हो गया। आपने खुद कोई देखा या एक्सपीरियंस किया, या आपके किसी रिलेटिव ने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को? बिलीव नहीं ना करते, इसलिए हमारे रिलेटिव्स में तो नहीं है कोई भी ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो आपको कैसे पता है कि उसको वाकई जादू आता है? हाँ, कोई तो इन्फॉर्मेशन मिली? हुआ है, वाकई ही हुआ है। कोई 1-2 घर ऐसे हैं जिन्होंने करवाया है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेन इशू था ना मैम, हमारा एक दोस्त गुम हो गया था। ठीक है।
ये आई थिंक 2015 या 16 की बात है, वो काफ़ी पुराना करता रहा वो। ठीक है, तो उसको ढूंढने में उसने मदद की थी। उसने जैसे जैसे बताया था ना कि आप ऐसे जाएं इस जगह पे, तो वाकई ही दोस्त मिला था लाहौर में से। अच्छा चले, ये एक वाकया हो गया। चले मान लिया कि एक तो है, बाकी जो सारे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि जी हम जादू हुआ हुआ है, इसको नज़र लगे। देखिए नज़र तो है, नज़र है, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं, नज़र तो है। थोड़ा सा मैं इस पर आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट रखें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा दिल करता है हमारे पास आईफोन आ गया तो सबसे पहले क्लिक करके ना और उसको फेसबुक पर चढ़ा दें ताकि दुनिया को पता चले मेरे पास आईफोन है। अब 15 प्रो मैक्स जी, एक तो इसने बड़ा परेशान किया 15 प्रो मैक्स ने। मेरे बच्चे भी मुझे अच्छा खैर तो लेकिन जादू पे मुझे थोड़ा सा है कि लोगों को अक्सर औक़ात ये कॉन्सेप्ट होता है कि उस पर ना किसी ने जादू किया हुआ है। चले मान लिया जादू किया हुआ है, इसका हल क्या है? कुरान मजीद में मौजूद है। हमारे नबी पाक ने क्या किया था? चले सब छोड़ दें, सब छोड़ दें। उन पे जो जादू था और उस वक्त जादू था, क्या किया था? नास पढ़ लिया रात को ईशा के आखिरी दो नवाफिल में, कोई जादू नहीं होता। मैम जादू का वाक़या हो जाता है लेकिन मैं मानती नहीं उसको हो, जो मसनून दुआओं का एहतमाम करे सुबह शाम, तो उस पे जादू नहीं हो सकता। सो आपके पास इलाज भी है। चले मैं मान लेती हूँ कि आपके पास ये सबूत आ गया, आप अपना ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप अपना ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक आपको डॉक्टर का रिजल्ट नहीं दिखाएगा ये जी आपको जो है ये ट्यूमर है, तो हमें आपका पेट खोलना पड़ेगा, आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट्स में से 2 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे मुझे ताकि मैं आपका ऑपरेशन करके ये ठीक कर सकूँ। आप सबूत के बगैर अपना पेट नहीं खुलवाएंगे, बगैर सबूत के आप जादू का इलाज करवा रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। और ज़्यादातर देखें, ज़्यादातर हम इन्हीं मिथ्स की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम प्रॉपर इलाज की तरफ नहीं जा रहे होते। ये जो आप लोगों के जो मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं, आप लोगों के बिलीफ सिस्टम है, यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपर इलाज की तरफ नहीं जाते और इसी की वजह से हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो राइज है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। एनीवेज, इसके अलावा हम क्या क्या देखते हैं कि इंसान पागल है। हमारा एक और भी चीज़ होती है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों, ये ड्रामे कर रहे हैं, ये ड्रामे कर रही है, अटेंशन सीख कर रही है। हाँ कर रहे हैं, हाँ अटेंशन सीख कर रहे हैं। एक बच्चा जो अपनी माँ को इस तरह लगा हुआ होता है, माँ चॉकलेट दो चीख रहा होता है, वो टेंशन नहीं सीख कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि मैं तकलीफ में हूं, ज़हनी तकलीफ में, मेरी जरूरत को पूरा करो। सो हाँ वो अटेंशन सीख कर रहा है, प्लीज उसको देखें, चाहे वो बड़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे आपके माँ बाप में से है, चाहे बुजुर्ग है। क्या मांग रहा है आपसे? इंसान इतना बिरयानी का भूखा नहीं होता जितना टेंशन का और एक अच्छे बोल का भूखा होता है। कितना अच्छा लगता है जब आपसे कोई कहता है कि क्या बात आपने की, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप कितनी खूबसूरत आपने बात की, कितना अच्छा लगता है ना। जितने भी कामयाब हो आपको लोगों से तारीफ चाहिए, अप्रूवल चाहिए। सो हाँ वो अटेंशन मांग रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है, तो उसको आप अटेंशन दें। आप लोगों को लगता है ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनका बचपन बड़ा बुरा गुजरा होता है, जिनके माँ बाप ने उनके साथ बड़ा बुरा किया होता है, जिनके माँ बाप ने उनको निगलेक्ट किया होता है, या जिनके घरों में डिवोर्स या हर वक्त झगड़े चल रहे होते हैं, ये उन बच्चों में ज़्यादा होता है, या ये कमज़ोर आपके बचपन के एनवायरनमेंट की निशानी है। तो मैंने तो बड़े मजबूत घरों में भी लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसकी क्या वजह बनी? मुझे फिर इसका जवाब चाहिए। एनीवेज जी, मुझे ये लगता है कि ना ये एक मूवमेंट होता है जिस टाइम ना आपको ये थॉट आती है कि यार हाँ बस अब कुछ नहीं है, खत्म कर लो अपने आप को। अगर आप उस मूवमेंट को वेट करके 2-3 मिनट गुजार लें तो उसके बाद फिर आप रियलाइज करते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, ये मैं क्या कर रहा था, क्या करना चाह रहा था। फिर हमारे अंदर एक और भी सोच है, ये जो है ना, ये जहनी बीमारियां सिर्फ बूढ़े लोगों में होती हैं, हम में नहीं आ सकती। ये भी बहुत गलत चीज़ है। और हाँ, एक दफ़ा जब हम थेरेपी, चले जी हम थेरेपी पे जाएंगे, हम थेरेपी में 5,000 रुपया 6,000 रुपया देंगे तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये भी गलत कंसेप्शन है। ये भी गलत एक जो है सोचने का तरीका है। मुझे आप बताएं, आपके घरों में किसके घरों में कितने लोग हैं जिनके हार्ट प्रॉब्लम्स है, शुगर की बीमारी है? किन किन को है? आपके घर में है किसी को शुगर, हार्ट इशू?
घर में कौन कौन रहता है? किसी को नीज का इशू, किसी के कोई लंगड़ा के भी नहीं चल? ऑर्गेनिक है? इसको यहाँ से निकालें। हाँ जी, किसी का आपके घर में है? किसको है? मेरे भाई को लीवर का इशू है और मैं खुद यानी हाई ब्लड प्रेशर मुझे होता है। हाई ब्लड प्रेशर होता है। मदर को है और बाबा जान को है। क्या है उनको? मदर को शुगर भी है, हार्ट पेशेंट भी है। हार्ट पेशेंट भी है। भाई हैं बड़े, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, वालिद साहब हैं, उनके ब्लड प्रेशर की इशू हो रहा है। ब्लड प्रेशर आपके खानदान में? आपको कोई बताता नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। उसको बताने का मकसद ही नहीं। घर जाते हो? किसी का फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए को पता नहीं है। शुक्र अल्लाह कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, जिन्होंने बताया कि आपके भाई हैं, आपने बताया कि उनको क्या है प्रॉब्लम? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? अच्छा, वो ठीक है। शुगर आपने बताया आपके पेरेंट्स को है, उनको क्या ब्लड प्रेशर? हार्ट पेशेंट है। शुगर के लिए वो जाते होंगे, किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे, दवाइयाँ इंसुलिन वगैरह के लिए जाते हैं? एक दफा गई थी तो उसके बाद फिर उन्होंने जो मेडिसिन लिख के दी थी एवरी मंथ वही लेती हैं। वही लेती हैं, ठीक हो गया। क्या वो जो डॉक्टर के पास गई, कितनी उन्होंने फीस दी होगी अंदाजन? नहीं, वो हम कजन ही थे तो इस वजह से उन्होंने जो है ठीक हो गया। वैसे वो फीस कितनी लेते हैं, वो डॉक्टर कितनी फीस लेते हैं? आम लोग, अब समझे कि वो आपका कजन नहीं है सर्विस हॉस्पिटल में है तो वो तो बहुत कम है। अच्छा जी, और इसके अलावा लेकिन आपने जाना था 500 रुपए का आप लोगों का रिक्शा या 1000 रुपए का रिक्शा, जो जी बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मेडिसिन है, ठीक हो गए? नहीं, वो एवरी डेली लेती हैं। आप, मेरा सवाल क्या है जी मैडम, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं मेरी जो है ना कोई ऐसी तो बीमारी नहीं है, लेकिन वो साइको है, मेरी सिस्टर है ना, साइकोलॉजिकल उनको इशू है। डन। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। हार्ट पेशेंट है, आप डॉक्टर के पास जाती हैं, कितनी फीस देती हैं 1500 PIC और महीने में कितनी दफ़ा देती हैं? एक दफा। एक दफ़ा आप महीने में, और दवाइयाँ अलग उसका खर्चा है। आपका हार्ट ठीक हो गया? नहीं ठीक हुआ, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई, आपकी अम्मी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई। थैंक यू वेरी मच। हम आपके मसलों को हल नहीं कर सकते, आप हमारे पास आएंगे, हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए जरा सिंक इन करें जो मैंने आप लोगों से बात की है। मेरा भाई डिप्रेशन का पेशेंट है। हम आप लोगों के मे बी 100% प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकते, हम आपके घरों में नहीं जा सकते, लेकिन आप लोगों अगर हमारे पास आएंगे, जैसे आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। इसी तरह जब आप लोग हमारे पास आते हैं, हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं। ये अलग वादा है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो 100% ट्रीटेबल है। आपके कैंसर्स भी 100% ट्रीटेबल है। ठीक हो गया? हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर देते हैं। उनके जो दवाइयाँ ले रहे हैं सारे लोग, कितना खर्चा कर रहे होंगे महीने में दवाइयों के ऊपर, इधर उधर ये वो फला। 100% रिवर्स नहीं हुआ। हार्ट पेशेंट अभी भी है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम अभी भी है, और शायद सारी जिंदगी उनके साथ रहेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बेहतर हो चुकी है कि ये इधर मेरे सामने बैठ के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। वहां पे जो मैंने लिखा हुआ था ना, नहीं हम नहीं कर सकते। वो जो आपकी बात आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम आपने उनको क्या कहा, आप अपॉइंटमेंट मैं इसीलिए एक चीज ऐड करता हूँ, अपॉइंटमेंट से मुझे याद आ गया। हम बेसिकली ना जिस एज ग्रुप में ना, तो हम ये समझते हैं कि शायद हम किसी के पास जाएंगे तो हम ऐसे ही क्यों उतने पैसे उनको देंगे ना। और साइकोलॉजिस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, हमारा एक सेशन बहुत एक्सपेंसिव है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको सिर्फ 10 मिनट देखता है, 5 मिनट देखता है, दवाइयाँ लिखता है और चला जाता है और आपसे 3000 रुपये लेता है। हम पूरा 1 घंटा देते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा था कि हम ना ये समझते हैं कि इतने एक्सपेंसिव है, हम क्यों जाएं? हम क्यों जाएं? हम क्या करते हैं कि हम अपने किसी दोस्त को, किसी ऐसे फैमिली मेंबर को, किसी को बता देते हैं,
उस टाइम तो हमें लगता है कि उसने हमें एक सलूशन दे दिया है, लेकिन बाद में भी ना हमें वो सारी जिंदगी ताने देता है, तुम तो ये थे, तुम तो ये थे। याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे डिपेंड करता है। देखिए हमारे पास जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की ना, जैसे जब बुखार होता है हल्का फुल्का है तो आप लोग क्या करते हैं, घर से पैनाडोल पकड़ते हैं, ले लेते हैं। बुखार थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ब्रूफेन ज़रा हाई डोज, यानी कि थोड़ी 6 दिन से बुखार टूट ही नहीं रहा, 103 हो गया, फिर आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे और फिर आप वो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स वगैरह और वो पूरे प्रॉपर विजिट्स करेंगे। इसी तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एक एग्जांपल लेते हैं, डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है, सवेयर है। सवेयर में हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होती है। सवेयर डिप्रेशन में यू नीड टू गो एंड गेट योर सेल्फ और योर रिलेटिव हॉस्पिटलाइज्ड, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि सुसाइडल थॉट्स भी होते हैं या सेल्फ हार्म के, या किसी को होमोसाइडल या सुसाइडल थॉट्स होते हैं। सो डिपेंड करता है। अगर तो माइल्ड हल्का फुल्का डिप्रेशन है, सिम्टम्स हैं, वो आपके दोस्त यार आपको ठीक कर सकते हैं। क्लिनिकल, हम कहते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, क्लिनिकल की बात करते हैं। क्लिनिकल का वर्ड, क्लिनिकल का मतलब क्या होता है? नो, हॉस्पिटल से क्लिनिकल, यानी कि अगर आपको एक चोट लगती है बैंडेज लगा लेते हैं, चोट डीप चली गई है, अब हमें किसी डॉक्टर की जरूरत, हमें क्लिनिक पे जाकर इसको स्टिच करवाना है। सो डिपेंड करता है कि लेवल कौन सा है, उसके बाद आपको डिपेंड होता है कि आपको अपने दोस्त के पास जाना चाहिए या किसी प्रॉपर हेल्प लेनी चाहिए। जी, मैम ये कैसे डायग्नोस होगा कि ये किस लेवल वो पे हमारा काम है। आप लोगों को अगर पता चल जाता है कि खुदा ना खास्ता कैंसर है, तो कैंसर की जो लेवल है वो डॉक्टर का काम है। जी, जैसे कोई हमारे साथ बात करता है कि जी मुझे पैनिक अटैक हो रहे हैं या मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो इससे हमें मतलब एज अ स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा? जी, ज़्यादातर जो एक आप लोगों के लिए सिर्फ, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी साइंस है साइकोलॉजी की, जिस पे पीएचडी से पूरी दुनिया काम कर रही है इसके ऊपर, और इस पे पूरा आपका WHO भी काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन क्योंकि एक ऐसा लेक्चर है जहाँ पे सारे में कोई बहुत बड़े जार्गन्स और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की बातें नहीं करना चाहती, लेकिन ज़्यादातर हम ये देखते हैं फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन को। इसकी मिसाल बिल्कुल आपको जैसे मैंने अभी दी थी, बुखार में क्या होता है, बुखार अगर 2 दिन में ठीक हो जाए आप लोग कहते हैं, लेकिन अगर आपका बुखार 6 दिन 7 दिन 10 दिन चल रहा है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती जा रही है कि वो आपको काम करने से डिसेबल कर रही है, आपकी फंक्शन जो है वो इस तरह होने के बाद आपका फंक्शन इस तरह जा रहा है, तब आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। एंड दैट्स द पॉइंट। वो एक ऐसी लाइन है जिसपे आपने देखना होता है कि अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा कि किसी के घर में अगर किसी के घर में फौतगी हो गई, किसी का बहुत प्यारा चला गया, कोई नुकसान हो गया, कोई शख्स आपको आपकी जिंदगी से छोड़ के चला गया, हो जाती हैं ये लॉसेस है। लॉस सिर्फ यही नहीं होता कि कोई किसी की फौतगी हो जाए, आपका मोबाइल चोरी है, आपकी उसमें तस्वीरें थी, डॉक्यूमेंट्स थे, किसी का जानवर, कुछ लोग अपने जानवर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उसकी डेथ हो जाए, या कोई आपकी ज़िंदगी से कोई शख्स आपको छोड़ के चला जाए, कि प्रॉपर लॉसेस है, ग्रीवमेंट्स है। हम उसको लिटरली 1 महीना शायद या 2 हफ्ते, बेसिकली हम 2 हफ्ते कहते हैं कि आप लोग उस पर कर सकते हैं, खामोश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। फिर एक वक्त आता है, यार महीना हो गया है, 2 महीना हो गया इस वाक्य को, इसको वापस कॉलेज आना चाहिए, इसको वापस काम पे जाना चाहिए, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? नाउ दैट्स द टाइम जब आपको फिर किसी क्लिनिकल यानी कि उसकी मदद की ज़रूरत है। खैर ये कुछ चीज़ें थी। सो यहाँ पर ये एक और मैंने आप लोगों के साथ एक मिसकंसेप्शन ठीक की कि जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, और एक तो जो हमारी सोसाइटी है ना, टैबलेट ओरिएंटेड, दवाई नहीं देती, इतनी बातें 1 घंटा लेकर ना हमसे इतनी फीस भी ले ली, दवाई नहीं कोई देती। डॉक्टर साहिबा कोई दवाई नहीं देंगी आप? क्यों दूं मैं आपको? बल्कि मैं वो हूं जो मैं आपको दवाइयों से हटाऊंगी कि दवाइयाँ नहीं लेनी। क्यों करना है? क्यों केमिकल्स अपने जिस्म में डालने हैं? निकालो अपने आप को इस चीज से, इतने महंगे खर्चों से। ये एक इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल की, ये एक अलग एडिक्शन है, निकालो अपने आप को। बल्कि मैं तो कहूंगी कि निकलो जी। मैम अगर वो विलिंग ही ना हो जो साइड को, मतलब ओह ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, वो कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जाता नहीं है, लेकिन घर में वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रूल, मैं इस्लाम को लेकर नहीं आना चाहती, इस्लाम का सबसे बड़ा रूल, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा सबसे पहला सवाल यही था जब मैं अपनी क्लास में थी, जब मैं पढ़ रही थी अपने ज़माना तालिब इल्मी में। मुझे अच्छी तरह याद है
कि मेरा एक टीचर के साथ मेरा इसी तरह सवाल एक खड़ा हुआ था और मैं कह रही थी कि हमारे कुछ, मैं जानती हूँ अपने इर्द गिर्द इलाके में जहाँ पे मैं रह रही हूँ, जहाँ पे मेरी रिहाइश है, कि वहाँ पे मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जहाँ पे उनके बच्चे बड़े बड़े हैं और वो पैम्पर पहन रहे हैं, यानी कि उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है और उनको पता नहीं है कि दे नीड हेल्प। तो उन्होंने कहा आपने ये करना ये है कि आपने उनके पास जाना है, उनको एक दफ़ा अवेयरनेस देनी है उस बात पर और उनको बताना है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं या आप उनको रेफ़र कर सकती हैं, बाकी उनकी मर्जी। और वही है बात कि हम एक दफ़ा बता सकते हैं, वो अगर हेल्प नहीं लेना चाहते, हम ज़बरदस्ती उनको जंजीरों में बांध कर हम नहीं लेके जा सकते। रियलाइजेशन, इनसाइट डेवलप होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से अगर हमें ये इनसाइट डेवलप हो जाए, हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए कि ये प्रॉब्लम है, तो आधी से ज़्यादा बीमारी, तो 50% आपका इलाज उसी वक्त हो चुका होता है, जब हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि हमें मदद की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग सारी ज़िंदगी कब्र में भी चले जाते हैं, लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं होता कि उन्होंने कुछ ख़राब कर दिया, किसी की ज़िंदगियों के साथ ख़राब कर दिया, या पूरे घर का माहौल उन्होंने ख़राब रखा। तो ये वो आवाज़ है, वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि दिलों को मोहर लगा देते हैं। अच्छा खैर, तो हम खैर उस तरफ हम जाना नहीं चाहती मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हर केस डिफरेंट है एक दूसरे से। कुछ लोग वाकई कुछ समझ नहीं आती कुछ लोगों को, और उनको वाकई डेवलप नहीं होता है इनसाइड। बस यही आप लोगों से है कि अगर आप मुझसे ये पूछे कि उन लोगों को कैसे बताया जाए, आप एक दफ़ा उनको ज़रूर बताएं, 2 दफ़ा बताएं, 3 दफ़ा बताएं, बस दैट्स इट। मैम बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि इंसान को खुद भी पता होता है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन हमारी फैमिली हमें उतना सपोर्ट नहीं कर रही होती इस चीज़ को। हमारी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही होती कि इसको हेल्प की ज़रूरत है, या इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, या इसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, इसको लेकर जाना चाहिए। लेके जाना चाहिए। आई ट्रूली अंडरस्टैंड। उसके लिए मेरे ख्याल से हमारे पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वक्त ऐसा था, जैसे मैंने आपको बताया, कि मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन था और मुझे खुद भी नहीं पता था, हमें नहीं समझ आती, हमें कैसे पता होता है, हम किसी को नहीं जानते, तो मुझे भी समझ नहीं आती थी उस वक्त। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो बहुत दूर के जहन में नहीं आया कि ये, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं क्यों उदास फील करती हूँ, मैं क्यों थोड़ा परेशान फील करती हूँ। तो फिर करती क्या थी कि मैं इंटरनेट पर अपने सिम्टम्स को सर्च करती थी। फिर मैं इंटरनेट पर ऑनलाइन जो था वो मेरी मुलाकात हो गई किसी एक साइकोलॉजिस्ट से, मैं उससे बात करती थी। हेल्प मिलती है, आपके हाथ में है, ऑनलाइन। मेरे साथ यही इशू रहा है कि मेरे वालिद साहब का मर्डर होने के बाद, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, और मैं 6 महीने तक इस तरह हो गई थी कि मुझे नींद बगैर पिल्स के नहीं आती थी। जब तक मैंने टैबलेट्स नहीं लेनी मुझे नींद नहीं, और मुझे लगता था कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन मेरी फैमिली कहती थी कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बाद तुम ठीक हो जाओगी। फिर एक टाइम ऐसा है कि मेरी फैमिली को पेशावर किसी शादी पे जाना पड़ा, और उसी मौके का फ़ायदा उठा के मैंने डॉक्टर के पास गया। अब शुक्र, आप बेहतरीन, एक्सेलेंट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर ने ये बात कही थी कि मैं इस बात को पूछूं कि आपको पता है कि मैंने कहाँ जाना है। ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। वही वाली बात है अवेयरनेस की जो मैं बात कर रही थी, कि WHO कहता है कि अवेयरनेस की वजह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब आपके खुदा ना खास्ता आपकी इंशाल्लाह जब फैमिली होगी, आपकी शादी, आपके बच्चे, और आपका बच्चा अगर आपको ये आके कहेगा तो आप क्या करेंगी? फौरन लेके जाएंगी, क्योंकि अब आपको अवेयरनेस है। और इसी तरह ही अपनी जब हमारी अवेयरनेस बेहतर होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बेहतर एक्ट करते हैं। और उस दौरान में मुझे ये फील होता था, यानी मैं समझती थी, मुझे आज भी उस बात का बहुत अफसोस होता है कि भी मुसलमान होने के नाते, कि मुझे मतलब अगर मेरे सामने कोई चाकू पड़ा था तो मैं कहती थी अगर इसको मैं अपने आप को लगाऊंगी तो मुझे कुछ होगा नहीं। हाइट को देखकर मैं ऐसे छलांग लगाऊंगी लेकिन मुझे कुछ होगा नहीं, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश, लेकिन ये भी माइंड में होता था कि मैं करूंगी तो मुझे कुछ होगा नहीं। ऐसा ही ये चीजें मुझे डराती थी कि अगर मैं खुदा ना खासा किसी एक मूवमेंट में, जैसे अभी भाई ने बात की, मूवमेंट ऐसा होता है जी, अगर मैं वो काम कर दूं और खुदा ना खासा भी मुझे कुछ हो जाए, मुझे अपने आप से भी मोहब्बत थी, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ हो, लेकिन मैं वो काम करना चाहती थी। बहुत बड़ी बात आपने की, बहुत बड़ी बात की, एक्सेलेंट। इस चीज के डर से फिर मैंने डॉक्टर से कंसर्न लिया कि नहीं। किसी को सुसाइड का थॉट आया वैसे कभी? सबको ही आया होगा। अब तो मारने की वो जो है ना, मैं जरा उससे तो अलग से मिलना चाहूंगी। जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी आई कभी, कैसे डील किया आपने? ट्रीट ऐसे किया कि जो थॉट्स आ रही थी ना उस टाइम पे, तो बस दिल किया कि अभी बस, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं। क्यों? पता नहीं कैसे ही। कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बचा गई? क्या चीज़ आपको बचा गई? हाँ, कि
कि मतलब अगर अभी ऐसा है तो बाद में ठीक हो सकता है। होप, ओके। जिन लोगों के अंदर ये जो सोच है जब ख़त्म हो जाती है ना कि बाद में भी ऐसे ही रहेगा, वो कर जाते हैं ज़्यादातर। और उसकी एक और भी बहुत बड़ी वजह होती है कि यूजुअली वो लोग सुसाइड नहीं करते जब उनके पास कोई रीज़न होती है। मेरे पास ऐसी औरतें आई, उनको भी इसी तरह सुसाइडल थॉट्स थी। मैंने कहा क्यों नहीं, आप सुसाइड आपने क्यों नहीं किया? ये मर्द ऐसे हंस जाता है, अभी तक आपने सुसाइड नहीं, हमने बच्चों को देखना है, अगर ये ना होते तो मैं कर जाता, फ्ला ना होता तो मैं कर जाता। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है ना तो फिर आप कर जाते हैं जी। एनीवेज मैम, जैसे मैम ने बात की फैमिली स्पोर्ट, बेसिकली देखा जाए इन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टूडेंट्स के जो सुसाइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट हो रही है। अभी रिसेंटली न्यू ईयर स्टार्ट हुआ और मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, जी सोशल मीडिया में मैंने देखा कि पता नहीं कितनी ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं, सुसाइड्स हुई हैं पाकिस्तान में। बेसिकली उन्होंने यूथ ने किया, क्यों? क्योंकि स्टडी का इतना उनको फैमिली की तरफ से बोला गया कि तुम करते नहीं, तुम नहीं कर सकते, एक फ्ला बच्चे ने स्कूल के किसी फ्ला स्कूल के बच्चे ने, मैं नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, उस बच्चे ने छत से छलांग लगा, वो स्कूल की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। और मैम एक लास्ट ईयर एक केस भी आया था एक लड़के का जो यूनिवर्सिटी का था, आई थिंक सो, कि उसने सुसाइड इसलिए किया कि उसको कोई सुनने वाला नहीं था। मैम बेसिकली देखा जाए, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इस तरह की कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, वो या तो खामोश हो जाते हैं या उनकी ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है कि उनको खुद समझ नहीं आती वो क्या है। बाज़ औक़ात मेरे साथ होती है, रात को होता है, स्पेशली लड़कों के साथ होता है कि वो खुद चुप कर जाते हैं, उनको जस्ट एक लिसनर चाहिए होता है कि कोई हमारी सुन ले, लेकिन कोई होता नहीं है। वो फैमिली में भी कहते हैं तुम लड़के हो, सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। दैट स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सुसाइडल थॉट्स मुझे भी हैं यार। मेरी मदर की डेथ हुई है अकॉर्डिंग 2 इयर्स, तो उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट थी। मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि तुम एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, बट मैं इसी वजह से खामोश हो गया, सुसाइड नहीं की कि मेरे पहले अपने फादर को देखना। तो दैट्स वाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए हर बंदे को, कि एटलीस्ट वो सुने, एक लिसनर हो हमारे। अगर आपके पास आपका बड़ा नहीं है ना तो आपने उसके लिए होना है। मुझे हमेशा ऐसे होता था कि अच्छा मुझे कोई सुने, जैसे मैंने अपने आप को उस पोजीशन पे लेकर आई नहीं कि मैं वो बनूंगी जो मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े मेरे लिए बने। लाइफ चेंजर। एनीवेज, बहुत ही काम, मैं कहती हूँ कि हिम्मत की बात है जो आप लोग ये सारी बातें करें। अच्छा जी, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरी हूँ तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है। मेरे भी इसी तरह वालिदैन की जब डेथ हुई थी मैं बहुत परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। एनीवेज अच्छा जी, डिप्रेशन को मैंने कहा था कि डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको पता है डिप्रेशन के ये सारे सिम्टम्स हैं, और अगर मैंने आपको उसको पढ़ाने बैठ गई ना तो आप शाम इधर ही गुजार लेंगे हम। तो ये जो आप लोगों को डिप्रेशन की दे रहे होते हैं ना तोहफे में, बंद करें। फिर आगे से देखना होता है कि कोई डिप्रेशन है तो परसिस्टेंट रहना चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन देखना होता है आपको, उसका एज और उसकी कल्चर। देखें जी, एक छोटा बच्चा चीखे मार के वो अपनी अम्मा से बोल रहा है कि अम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए है, या अपने बहन से कह रहा है या अपने भाई से कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो चीखे मारा तो हम उसको कहते हैं ये नॉर्मल हरकत है। एक बड़ा इंसान ऐसी हरकत करेगा, कहोगे यार पागल है ये, उम्र देखो और हरकतें देखो, ऐसे ही है ना। सो जब भी हम किसी को डिप्रेशन का डायग्नोसिस देने लगते हैं, प्लीज़ एज, कल्चर कंसिडरेशंस बाहर, कल्चर कंसिडरेशन, कल्चर कंसिडरेशन। हमारी जब यहाँ पे फौतगी होती है तो जब तक हम रोए ना, काले कपड़े ना पहने हो, बैन जिसको हम कहते हैं, और अगर वो ना डाले तो इंसान को यकीन नहीं होता अगले बंदे को कि इसको दुख हुआ है। इस मौके पे आवाम ये सोचती है कि जो रो नहीं ना रहा उसको दुख ही नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है कि मैं एक जगह पे गई हुई थी, तो हम वॉक कर रहे थे, तो हमारे कोई जानने में थे, उन्होंने मुझे दूर से दिखाया, वो देखो वो औरत जो है ना जो पौधों को पानी दे रही है, 8 महीना पहले इसकी जवान जहाँ बेटी की डेथ हुई, और देखो आराम से पौधों को पानी दे रही है। मेरा सवाल उनसे बनता था क्या करे, कि पानी ना लगाए कि रोए, कि रोते हुए पानी लगाए, मतलब। लेकिन वो उससे छोटी थी तो समझ नहीं आई। अच्छा, अगर आप अंग्रेजों का देखें तो वहां पर अगर खावन का सामने पड़ा हुआ या बीवी, तो वो उन्होंने प्रॉपर गाउन पहना हुआ था, चुप करके सामने खड़े होते, फुल मेकअप में होती है। कल्चर कंसिडरेशंस है,
प्लीज़ कल्चर को। हमारे ना एक कहा जाता है पिक्का की एक बीमारी है। पिक्का होता है कि आप अगर कोई शख्स ना नॉन न्यूट्रिशन कोई सब्सटेंस खा रहे हो उसको हम पिक्का कहते हैं। अक्सर कहते हैं बच्चों को देखें वो चूना खा रहे होते हैं, ठीक है इस तरह की चीज। तो ये प्रॉब्लम है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से वो बीमार होना शुरू, उसके पेट में कीड़े हो जाए उसको, तो ये बीमारी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपका कोई बहन भाई छोटा बच्चा जाके, लेट्स अज्यूम ये बच्चा भी जाता है बाहर जाके मिट्टी उठाता है और मुंह में डाल लेता है, लेट्स अज्यूम ये अगर हरकत कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? पागल हो तुम, क्या कर रहे हो? ऐसे ही बोलोगे ना? यही कहेंगे आप? यार दिमाग तो नहीं खराब, क्या कर रहे हो? ये बोलोगे? नहीं आप बोले, आप, मैं चाहती हूँ आप बोले, नहीं तो आप क्या कहें? ओह ये तो नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल है। ये वो है जो वो इस बच्चे के बारे में सुनने वाला देखने वाला नहीं है, ठीक है। जो कर रहा है मेरी तरफ से और खा ले, बल्कि ये भी खा ले। ये कहेंगे ना, ऐसा ही। मेरी एक बात कर रही हूँ, तो अगर इसकी अम्मा आ जाए तो इसके कान पकड़ेंगी और एक रसीद भी कर देंगी तोहफा इनको। ऐसा ही होगा, आप में से ही कोई हरकत करेगा तो ऐसा ही होगा। अफ्रीका का एक ट्राइब है, वहाँ पर अगर आप जाएं तो उनके जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो मिट्टी उठा के मुंह में डालते हैं, खाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हम ये हरकत करेंगे, हम उसको चपेट देंगे। कल्चर कंसिडरेशंस, काइंडली इस चीज़ का आवाज़ आई मेरी? मैंने क्या कहा? कल्चर कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको किसी के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जब वो एक खातून आई थी तो वो परेशान हो रही थी, उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। ये बात नहीं थी कि वो ठीक थी और उसके ससुराल वाले गलत थे, कोई कल्चर डिफरेंसेस थे और एक गलत जगह पे गलत तरीके से एक मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से परेशानी का बायस दोनों है। मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, कल्चर कंसिडरेशंस बहुत। अच्छा जी, अभी तो मैं एक डिप्रेशन को लेकर बैठी हुई हूँ। अभी मैंने कहा हमारे DSM में मोर देन 400 डिसऑर्डर्स हैं और हर एक का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिफरेंट है। डिप्रेशन की फिर टाइप्स देखें, ये कुछ है, इधर जाती नहीं हूं। कैंसर की टाइप्स होती हैं, जाते नहीं होते। ट्यूमर्स की टाइप्स होती हैं, डिप्रेशन भी एक तरह का नहीं होता। सो आप ये जो लोगों को तोहफे दे रहे होते हैं ना, तू तो डिप्रेशन का मरीज है, प्लीज काइंडली इसको बंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल कहानी है। अच्छा जी, फिर हम एग्रेशन की बात करते हैं, बहुत कॉमन एलिमेंट है एग्रेशन का भी। अगेन मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, जल्दी से बता देती हूँ। पहले एग्रेशन को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन अब इसको पहचाना जाता है कि कुछ लोग बहुत ही छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहे होते हैं। काइंडली वो एक ऐसा एलिमेंट है जो नहीं होना चाहिए। और फिर वो एकदम उनका जो एग्रेशन है वो पीक पे जाता है, फिर खुद ठीक हो जाता है, फिर उनको बाद में गिल्ट भी होता है कि यार मुझे नहीं बात करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों थप्पड़ मार दिया, मैंने क्यों ये चीज़ तोड़ दी, मैंने फ़ोन क्यों तोड़ दिया, मैंने TV क्यों तोड़। और आपके तकरीबन हर दूसरे घर में ऐसी हरकत हो रही है, किसी ना किसी को इस चीज़ का, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और आपका जो है ना, एक फॉर एग्जाम्पल मैंने हल्का सा इस तरह मैं गुजर गई हूँ, तो अगर ये एकदम चीखना शुरू किया, आपने मुझे क्यों किया, आप धक्का क्यों, भाई बात इतनी सी, शोर इतना, रिएक्शन इतना। अक्सर औकात ये हमारा होता है, यार बात इतनी सी थी, इतना बड़ा रिएक्शन बनता नहीं था, गलती हो गई, सॉरी, पहले बता देते हमने। तो वो अक्सर औकात कुछ, और ये बार बार रिपीट हो रहा हो, वही वाली बात है, ड्यूरेशन परसिस्टेंसनेस होती है। तो वो सारी चीज़ें आपकी बेटे, उसमें एक चीज़ डालूंगी कि लोग इसलिए परेशान होते हैं कि उनको कुछ सुनने वाला नहीं, सुनने वाले होते हैं, परसिस्टेंटली सुनने वाले नहीं होते, क्योंकि अगले दिन जब आप उनको कॉल करोगे तो वो बिजी हैं, उनको एग्जाम्स में, हर कोई आपको चाहिए होता है, और वो ज़्यादातर माँ बाप कर रहे होते हैं, इसलिए परसिस्टेंट हमें चाहिए होता है, कोई शख्स जो हमें सुनने वाला हो। अच्छा जी, हम आते हैं, कुछ असेसमेंट्स होती हैं। अगेन मैं अगर गुस्से की बात करूँ, उसको डायग्नोज करने के भी कितना होना चाहिए, वीक में कितनी दफ़ा, एवरेज पे 3 महीने, फिर तीन महीने अगर हो तो वो कौन सा टाइप है, ये इतना मुश्किल, मतलब इतना आसान नहीं है। मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जितना आप लोगों ने देखे, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ओवर डायग्नोसिस, अंडर डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो मैं इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि बड़ा मुश्किल होता है, जो हम हर एक को कह रहे होते हैं कि यार ये तो फिर आपने ऐसे कह दिया, यार तुझे तो कैंसर है, ऐसे कैसे हो गया, ना असेसमेंट की, ना डायग्नोज हुआ, ऐसे आप कैसे कह सकते हो। और वो भी एक कैंसर को भी डायग्नोज, अगर शौकत खाना में कभी आप जाएं, वो आपसे 4 टेस्ट करवाएंगे, वो 4 टेस्ट 4 डॉक्टरों से होकर फिर रिपोर्ट बनती है, और फिर बताते हैं कि आपको कौन सा आपका डायग्नोसिस बनता है। और फिर आपकी ट्रीटमेंट आपकी एज के मुताबिक, आपकी तबीयत के मुताबिक, आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी, उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट सेट किया जाता है। 4 डॉक्टर्स देखते हैं तो आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है।
साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को प्लीज़ आप लोग इतना भी सिंपल मत लें, मैं एक बात कर रही हूँ। अच्छा जी, कॉजेज़ की तरफ जल्दी से बता देती हूँ। बहुत सारी कॉजेज़ है हमारी ज़िंदगी में जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी की डेथ हो गई, कुछ लोग छोड़ कर चले गए, कोई चीज़ गुम हो गई, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन 90% हम इन्हीं चीज़ों पे परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम इन चीज़ों पे परेशान होना शुरू हो जो हमारे कंट्रोल में, कि हमें कंपैरिजन नहीं करना, ग्रैटिट्यूड की तरफ जाना है, एक्सपेक्टेशंस कब रखें। हम ज़्यादातर क्या करें तो पास्ट में रह रहे होते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, हम वो नहीं करेंगे। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा अपनी एनर्जी डिवोट करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चला गया चला गया। एनीवेज, वेरी क्विकली, वो जो आपने एक बात की थी, ठहरे जी, आई थिंक ये वाली वीडियो जी, जो आपने ये बात की थी, आप में से किसी ने बात की थी कि हमारा कल्चर पे कल्चर चलता जा रहा है, जो लोग कर रहे होते हैं वो वैसे ही करते जा रहे होते हैं। ऐसे ही आपने बात की थी। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सोचते नहीं क्यों कर रहे हैं? क्या मैं इसको बंद कर सकती हूँ, लाइट को? नीचे वाला नहीं, बस ठीक। वो वैसे ही करता जा रहा है जी। क्या सीखा आपने इससे, बताएं, क्या समझ आई? कल्चर बिहेवियर कि वो जो जैसा कर रहे हैं हम करना नहीं चाहिए, बट मेजॉरिटी प्रेशर है ना, सोसाइटल प्रेशर्स एंड नॉर्म्स प्रेशर है। अक्ल कहाँ चली जाती है आप लोगों की? क्यों कर रहे हो? एलिवेटर में सारे उल्टा खड़े हुए, वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, सारे वो भी उल्टा खड़ा होके जाते। क्यों? हमें नहीं समझ आ रही होती, हम भी यही हरकत कर रहे होते हैं क्योंकि हमें कल्चर में है। कल्चर की बातें आप कर रहे थे ना, नहीं जाते साइकोलॉजिस्ट, यही हरकत कर रहे हैं। मैम इसमें ये भी होता है कि जिसको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम वो काम कर रहा है ना, वो बेचारा भूल जा रहा है। आई होप कि अब आपका फर्स्ट टाइम नहीं है इस लेक्चर के बाद। अच्छा जी, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, डीप ब्रीदिंग की है। एक आप लोगों को एक जो है टेक्निक आप लोगों को दे के जा रही हूँ, उसके बाद आई थिंक मैं इसको ख़त्म करूँगी। 5x5 एक रूल है, 5x5 एक रूल है, उसको हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा। 5x5 रूल का ये है, इफ़ इट डजंट मैटर इन 5 years यू शुड नॉट गिव 5 minutes टू इट। अगर 5 साल के बाद जो चीज़ आपको अभी परेशान कर रही है, इसकी कोई औकात नहीं है,
अभी आपने उसको 5 मिनट भी नहीं देना। आज से 5 साल पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी जो आपको बहुत परेशान करती थी, जिसके लिए आप वजीफ़े कर रहे थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे। आज याद है आपको? याद भी नहीं है। सो 5x5 रूल हमेशा याद रखिएगा। अपनी नींद का, अपने खाने पीने का आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। ये वो सारी बातें हैं जो मेरे ख्याल से आपके घर में, और कोशिश करें कि इसको जो आपका जो टेलीफोन की जो डिवाइस है इसको अपने से ज़रा दूर रखें। बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मेरा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। द हाउस इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। जी, थैंक यू। मैम, एक आपने डिप्रेशन जैसे बताया, एक कुछ होते हैं फ्यूचर थॉट्स होते हैं जैसे लाइक एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। हाँ, बिल्कुल। और कुछ लोगों को क्या लोनलीनेस, हाँ, अकेले होते हैं लेकिन वो रहना नहीं चाहते। हाँ, उसके बारे में देखो, ये भी एक परसेप्शन है। एक फ्यूचर थॉट्स के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा आती है ना सोच, तो वो एंग्जाइटी के सिम्टम्स में आता है ज़्यादातर। एंग्जाइटी के जब आप बहुत आगे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा ना हुआ, जॉब ना मिली, पैसे ना मिले, फलां शख्स ना मिला ज़िंदगी में, उसका क्या होगा, अगर अम्मी को क्या, अब्बू को, आपकी जो फ्यूचर में होगा, तो इससे आपको जो एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा वही वाली बात है 5x5 रूल। और दूसरा, मुझे जो ज़िंदगी में मैंने सीखा है, अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब वो ब्रिज आएगा ना तो वो क्रॉस हो गया। आपकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां आई, क्रॉस हो गई, वो भी जब आएगा तो वो भी क्रॉस हो जाएगा। एक तो ये। और फिर आपने कहा कि कुछ लोगों को बहुत तन्हाई फील होती है और वो अकेले होते हैं, तो याद रखिएगा कि माना कि उस वक्त हो सकता है वाकई आपके आसपास ऐसे लोग ना हो और आप वाकई तन्हा फील कर रहे हो। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, हम तो बड़े खुश होते हैं, माँ बाप तो यहाँ पर बड़ा, हमारा बच्चा जो है ना बाहर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा, हमारा बेटा जो है ना न्यूयॉर्क में पढ़ा है, लेकिन उनके साथ वहाँ पर वो किसी से बात नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी, लेकिन किसी से बात नहीं कर पा रहे होते, अकेले होते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को समझा लीजिएगा, ये वक्त इतना सा है, ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और आप वापस आएंगे। तो जब आप अपने आप को ये तसल्ली देते हैं ना कि टाइम ड्यूरेशन इसका छोटा है। जी मैम, स्टार्ट में हमने कहा था कि अगर किसी हमारे लवन की डेथ हो जाती है तो हम अगर सैड है तो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। लेकिन अभी जैसे कि आपने जैसे कि कॉजेज में भी लिखा हुआ था डिप्रेशन की कॉजेज है, उसमें ये लवन की डेथ आ रही थी। जी, अभी जो डिप्रेशन की कॉजेज आपने जी जी उसमें लिखा हुआ था कॉजेज में लव एंड डेथ ऑफ लव वंस है, नेचुरल डिजास्टर्स है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिकल, हमारी ये जो सारा कुछ हो रहा है, बिल्कुल है ऐसे। ये सब आपने पहले बताया वो नॉर्मल बिहेवियर, ये नॉर्मल भी, लेकिन डिप्रेशन की कॉज में भी आ रहा है। 101% है, 101% डिप्रेशन का कॉज है, लेकिन उस पर एनर्जी आपने उन चीज़ों पे लगानी है जो आपके कंट्रोल में। क्या किसी की डेथ आपके कंट्रोल में है? नेचुरल डिजास्टर खुदा ना खास्ता कोई आता है, वो आपके कंट्रोल में है? नहीं। गवर्नमेंट जो इकोनॉमी जो आपकी जैसा डूब रही है पूरे दुनिया में, कोरोना आया, इकोनॉमी डूब, आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो आपको डिप्रेशन तो हो रहा है, तो आपने ये अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि डिप्रेशन की वजह क्या बन रही है। उन चीज़ों के ऊपर तो नहीं आप ज़्यादा सोचे लगा रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में नहीं, प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपकी कम होनी चाहिए। सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट थी, दैट इज़ इट। और ये नॉर्मल बिहेवियर है। जब कोरोना में सब परेशान हुए थे, और आप सब हुए थे, हम भी हुए थे, मैं भी हुए थे, हमारी पूरी कम्युनिटी हुई थी, एक नॉर्मल बिहेवियर है। और पता है वही वाली बात है, बैलेंस करना सीखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बैलेंस की। सेब सेहत के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता है। सेब भी ज़्यादा खाएंगे ना तो वो जहर बन जाएगा। पानी कितना अच्छा होता है ना, डॉक्टर्स कहते हैं 8 ग्लास पानी पे, बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तबीयत खराब होगी। सो हर चीज़ को ज़रा बैलेंस रखना सीखे। जी मैम, हमारे फैमिली में हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, लेकिन वो हर चीज़ को मूव आउट करते हैं, वो किसी को यानी कि अपने माइंड पे नहीं लेके आते हैं। अच्छा हर करते हैं ना, है ना? तो इसका क्या? इसको चेंज करना है? नहीं, वो हावी कर ले। हर चीज़ को यानी कि ना, अगर उसका बहुत करीबी दोस्त या कोई फौत हुआ है तो उसको भी वो एक दफ़ा कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको भी मूव ऑन कर देंगे, फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो आप उनकी सेहत को इससे अफेक्ट हो रहा है। एक मिनट, मेरा सवाल, हर चीज़ से मूव आउट कर जाते हैं, आपको वो सुनने में देखने में सही नहीं लग रहा होगा कि भाई थोड़ा तो रिएक्शन दो, क्या उससे उनकी तबीयत खराब हो रही है? हाँ या नहीं? हो रही है। अच्छा, वो अंदर ही अंदर अपने नहीं आप वो शो नहीं कर रहे होते, चले, तो अंदर ही अंदर वो उनको तकलीफ हो रही होती है, तो कहाँ से आपको नजर आ रहा होता है कि उनको तकलीफ हो रही है? आपको बताते हैं वो डाउन अपने यानी कि काफी डाउन हो जाते हैं। उसके बाद किसी को उन्होंने कोई तो वो आपने जो भी लफ्ज यूज किया कि वो मूव ऑन कर गए हैं, और तो इसका मतलब है आपने खुद ही बोल दिया कि मूव ऑन नहीं करे, उनको तकलीफ हो रही है, आपने खुद ही भी कह दिया। शो नहीं करवा रहे होते किसी को। तो हम अक्सर का शो नहीं कराते। मेरी जिंदगी में हो सकता है इन सबके, आप सबकी जिंदगी में इतने फैसले पड़े, क्यों शो कराएंगे अभी आप?
अगर आपको लगता है कि शो करवाना चाहिए तो ज़रूर करें, कोई गलत बात भी नहीं है। क्या गलत बात है? आई एम सो सॉरी, आई थिंक टाइम मेरे ख्याल से, अगर आप में से कोई जाना चाहता है आप लोग जा सकते हैं, तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।